जी नमस्ते सभी को। सभी का मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास सत्र की पांचवी फॉलोअप गोष्ठी में, ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में स्वागत है सभी का। तो नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते वंदन भाई। नमस्ते। बढ़िया। तो समय हो गया है, कुछ लोग शायद बाद में जुड़ेंगे। तब तक हम लोग विकास भैया का शेयरिंग है आज, तो विकास भैया को सुनते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के क्वेश्चन है, उसको ले लेंगे। तो विकास भैया आप अपनी बात रख सकते हैं। जी। जी भैया। नमस्ते वंदन भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते नमस्ते। जी। तो भैया, अभी भोपाल से आने के बाद मेरी जो एक समस्या थी, घर में एक गाड़ी है उसको, वो मेरे भैया की भी नीड थी और मेरी भी नीड थी। पर वहां पर गोष्ठियों के दौरान ऐसा लगा कि मैं भौतिक वस्तु की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो क्यों ना भैया को दे दूं करके। पर बैक ऑफ द माइंड मैंने ये भी रखा था कि अगर मुझे मेरी नीड होगी तो मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा भैया के पास करके। तो फिर जब भैया गाड़ी लेके गए तो मुझे लगा कि मैं अभी एकदम से दान करने वाली स्थिति में तो नहीं हूँ, मुझे अपनी नीड एक्सप्रेस कर देनी चाहिए करके। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से बिना हिले, नहीं तो पहले घबराहट होती थी अपनी नीड को रखने के समय, पर क्योंकि प्रैक्टिस कर चुके थे हम लोग ग्रुप में, तो वैसे ही वो सारी बातें याद आई और मैंने भैया के सामने रखा कि देखो आपकी भी जरूरत है इस गाड़ी की। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जब पुरानी गाड़ी को ले जा रहा हूँ तो वो थोड़ी समस्या हो रही है, मुझे उसको चालू करने में बिगड़ जा रहा है करके। तो उन तक मेरी बात पहुंच गई, तो उन्होंने बोला कि हम पुरानी गाड़ियों को बेचने का एक प्लान करते हैं और नई वाली जो गाड़ी ठीक ठाक है उसको मैं बनवा के मैं ले जाऊंगा करके। तो जो मुझे बहुत बड़ी बात लग रही थी भैया शुरू में, तो उनकी नीड को भी मैं रख पाया, उनकी नीड को पहचानते हुए अपनी नीड को भी रख पाया। तो एक हम लोगों के बीच ना कन्वर्सेशन का एक रास्ता खुल गया है अभी। तो एक अच्छा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं कि जो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में था, तो वो काफी रिलैक्स हो गया अभी। मतलब हम बात कर पा रहे हैं और भी मुद्दों पे बात कर पा रहे हैं, घर के और दूसरे डिसीजंस पे। तो ये हो पाया, मम्मी के सामने भी मैं अपनी नीड रख पाया कुछ बातों को लेके, और अपने भतीजे के सामने भी रख पाया। तो मैं देख रहा हूँ कि परिवार में लोग मुझे सुनना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सीरियसली। मतलब छोटा बच्चा से लेके मम्मी तक सब लोग, और मैं भी उनकी नीड का ध्यान रख पा रहा हूँ अभी। तो ये एक शेयरिंग थी मेरी। और एक प्रश्न भी था जहां पर थोड़ा सा अटका हूँ। तो प्रश्न रख दूं भैया मैं अभी, कि पहले सबकी शेयरिंग ले लें? भैया शेयरिंग तो आप ही की है बस, तो जैसा हाँ, श्याम भैया अच्छा का अच्छा, है ठीक। उसके हिसाब से कर सकते हैं। नहीं, शुरू कर सकते हैं प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं है। पर जी जी। अगर व्यवहारिक प्रश्न हो तो एक सागर भैया का प्रश्न है, पहले उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा मैं, जो थोड़ा कंसेप्चुअल है। हाँ हाँ, मेरा तो व्यवहारिक प्रश्न है मतलब, पर मैं बाद में रख दूंगा जैसा बोले तो आप। उस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। जी भैया, ठीक। सागर भैया ओके। आ गए हैं तो माइक उनका अनम्यूट कर दे सकते हैं। हाँ भैया, सागर भैया मुझे लिस्ट में तो दिख नहीं रहे, शायद नाम कुछ और हो, तो भैया आप हैंड रेज कर सकते हैं। सागर भैया यदि आप जुड़े हैं तो। ठीक है, फिर नहीं उनके जुड़े आने के भैया। बाद उनके हाँ। प्रश्न पर बात करेंगे। तो विकास भैया, आप ही के प्रश्न से शुरू कर लेते हैं। विकास भैया, आप उनका अपना प्रश्न अभी रख सकते हैं। भैया आपको माइक दिया उनका है। माइक, हाँ, माइक अनम्यूट करना। हाँ भैया, वही अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। ठीक ठीक। तो भैया मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक, मतलब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड रखना ही पड़ेगा भैया प्रश्न में। मेरा एक विद्यार्थी है जो पहले बहुत बढ़िया शरीफ था, मतलब अभी भी है। पर उसके पिताजी की 2 महीने पहले डेथ हो गई। और वो कल मुझे कॉल किया कि सर मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है, एक एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे उनको वापस करना पड़ेगा करके।
तो मुझे उसकी आवाज और उसका ट्यून बिल्कुल बदला हुआ लगा, तो मैंने कहा कि आप घर के पास आइए, तो उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा करके। तो घर के पास तो वही आया लेने के लिए, पर उसका हुलिया बिल्कुल एकदम गुंडो लफंगो जैसा था। तो फिर वो अपने साथ एक औजार भी रखा हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि इसके पिताजी की डेथ हो गई है, इसकी नीड है 1,000 की, तो क्यों ना इसको दिया जाए करके। तो मैंने दिया तो उसको पैसा, पर वो हर बात में झूठ बोल रहा था, तो मुझे समझ में आ गया ये नशा करने के लिए ले रहा है करके, पर मैंने उसको दे दिया। अब जब मैं दिया तो मुझे आपकी एक बात याद थी कि जब हम किसी को पैसा दे दें तो वापस आने की उम्मीद तो छोड़ ही देनी चाहिए करके। पर क्योंकि मैं मम्मी से मांग के दिया था और उस पैसे का वो गलत उपयोग कर रहा था, तो मुझे अंदर ही अंदर खल रहा था कि मैं इसको गलत यूज के लिए मैं पैसे दिया, आखिर वो फिर से पिएगा ऐसा ऐसा करके। तो मुझे ना थोड़ी बेचैनी हो रही थी कि मैंने गलत काम में और कंट्रीब्यूट कर दिया क्या, ऐसा टाइप का। तो पैसा भले मत आए, पर मेरा जो डिसीजन था उसके उससे मुझे थोड़ा सा खेद हो रहा है। तो भैया ये क्या है, ये हमको क्या निर्णय लेना था वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बढ़िया। मैं अगर इसको देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता कि हम्म। अगला अगर कह रहा है किसी बात को और मुझे दिखाई देता कि जिस काम के लिए वो कह रहा है वो उसकी एक्चुअल नीड नहीं है और वो झूठ हम्म। बोल रहा है, जी। तो वहां से अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा निर्णय तो बहुत सिंपल होगा कि मुझे इसमें कोई कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, और इसको हम्म। मैं बहुत क्लियरली अगले को कम्युनिकेट कर दूंगा। हम्म। तो अपनी नीड और फीलिंग को बताते हुए उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करके पहले ही स्टेप पर ना कह देना बेहतर है मेरी दृष्टि में पूछोगे तो। और खास जी। करके दूसरे से उधार लेकर के देने वाला सिस्टम तो बिल्कुल भी मुझे नहीं जचता, हम्म। क्योंकि इन सारे केसेस में मुझे बहुत जगहों पर ये दिखाई देता है, जो मैं भोपाल में भी डिस्कस कर रहा था, कि अगर संभावना नहीं है वापस आने की तो जी। क्यों उस प्रॉब्लम में हम अपने को डालें। हम्म। बफर हो, एक्स्ट्रा हो और दूसरे को सदुपयोग लग रहा हो, हम्म। दूसरे की नीड हमको सदुपयोग समझ में आ रही हो और अपने पास एक्स्ट्रा हो, तो हम्म। सहयोग करने की जरूरत हमको दिखाई देती। जी। दूसरे की नीड नहीं हो, सदुपयोग का दृष्टि नहीं हो, तो निश्चित रूप हम्म। से इस तरह के चीजों में मेरा सजेशन तो होगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम जी। ऐसा कुछ कर ही गए हम्म। तो ये बात तो सही है कि मतलब अभी लौट के देखेंगे तो दिखाई देगा कि हमने डिसीजन ठीक नहीं लिया। बट उसमें हम्म। दो बातें समझना जरूरी है। एक ये कि उस समय की परिस्थिति के साथ जो हमारा हम्म। बेस्ट पॉसिबल हमको समझ में आया वो निर्णय हमने लिया। जी। और अगर आज वो दिखाई देता है कि गलत हो गया तो उसका रिव्यू इतना ही है कि आगे से हम अपने निर्णय को रिव्यू करें और इस नई हाँ। दृष्टि के साथ निर्णय लें, न कि पुरानी दृष्टि के साथ। जी। तो जो सूत्र में बार बार गुजरात में भी कह रहा था और कुछ और जगहों पर भी कहता रहता हूं कि करते समय अधिकतम सावधानी, और फिर हम्म। उसके साथ जो सारा मिला के घटित हो जाए उसमें प्रसन्नता, यानी उसके हम्म। प्रति स्वीकार भाव। ये दो हम्म। चीज हमको अल्टीमेटली सीखने का जरूरत पड़ेगा ही, उसका कोई विकल्प नहीं है। अच्छा। जो करते समय हम अधिकतम ध्यान रख करके अपने जीने में ठीक कर सकते हैं वो ठीक करना जरूरी है। हम्म। वो सब के साथ हमको पता ही है कि अपनी योग्यता के अभाव से भी कुछ चूक होगी, और सामूहिक कार्यों में तो सबकी भागीदारी के साथ कोई घटना घटित होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो हम्म। जहां जहां भी वो नहीं घटित होती है उसको स्वीकारा जाए और अपनी प्रसन्नता यथावत बने रहने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि घटना के फल परिणाम पर हमारा सुखी दुखी होना निर्भर नहीं है। अभी हम्म। हम घटना के फल परिणाम के आधार पर सुखी दुखी होने को तय करके रखते हैं, जबकि हम्म। होना यह बनता है कि जो प्रक्रिया हमको उस समय समझ में आई उसको कितनी निष्ठा और ईमानदारी से हमने किया, वो हमारे सुखी दुखी होने का मूल आधार है। और उसमें भी जहां कमी दिखती है वहां आगे ठीक करने का निर्णय लेना उपयोगी है, ना कि पीछे को लेकर के ब्लेम करते रहना या रोना रोते रहना। तो मुझे हम्म। तो वो सूत्र अपने लिए बहुत अच्छा लगता, करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। मैं तो बहुत प्रैक्टिस करने लगा हूँ उसको आजकल। हम्म। हम्म। जी। हम्म। हम्म। तो भैया इसमें वही हो गया कि जब वो एक्सीडेंट का नाम लिया ना कि देना है ऐसा करके, तो मैं पैसे लेके चला गया। और जब ऑन द स्पॉट वो सामने आया एकदम मुन्ना भाई टाइप से लुक में,
तो मेरा मन बदल गया कि यार ये मैंने गलत, मैं इसको दूंगा भी बोल दिया हूँ, और अब नहीं दूंगा बोलूंगा तो भी गलत हो जाएगा। एक तो औजार वगैरह लेके आया था, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अंदर से डरा भी था। तो मुझे वही बेस्ट लगा उस समय, पर देने के बाद ठीक बोल रहे हैं आप कि अब आगे से ध्यान रखूंगा। पर वही हो गया। जी। बढ़िया। तो सागर भैया आ गए हैं, तो वंदन उनका माइक अनम्यूट कर दे सकते हो। उनके प्रश्न को मैं ही रख करके रिपीट कर देता हूँ प्रश्न को, और फिर रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर और बातों पर आएंगे। जी भैया। दर्शन के अध्ययन अभ्यास सत्र पर बात करते समय बहुत बार हमने इस पर बात की थी कि जिंदगी की सफलता इस बात में है कि सही और सुख ये दोनों आपस में जुड़ जाए। इसका मतलब जो हमको सही दिखता है उसमें हमको सुख भी महसूस होने लगे, और जो हमको गलत दिखता है उसमें हमको दुख भी महसूस होने लगे। तो प्रश्न ये है कि सही में सुख नहीं दिख रहा हो या गलत में दुख नहीं दिख रहा हो तो क्या करें। 2 स्टेप में मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं। पहला स्टेप तो ये देखता हूं कि सही और गलत अगर हमको क्लियर हो जाए, लेकिन सही में भी अभी भी सुख लग रहा हो, तो अपने से एक सवाल पूछें कि ये अच्छा लगना है कि अच्छा होना है। और अगर ये दिखने लगे कि ये अच्छा लगना है न कि अच्छा होना, तो अपने से एक और सवाल पूछें कि अच्छा होने और अच्छा लगने में अगर अंतर विरोध हो तो हम किस पक्ष में निर्णय लेंगे। अगर जीवन स्वीकार ले इस बात को कि अच्छा होने के पक्ष में निर्णय लेना है, तो आपका सही और अच्छा होना जुड़ जाएगा और वो निर्णय का आधार बन जाएगा। निश्चित रूप से जब तक अच्छा लगने का कुछ भाग हो रहा है तब तक थोड़ी पीड़ा तो प्रक्रिया से गुजरते समय होगी होगी। लेकिन जैसे जैसे सही और अच्छा होने के भाग पे हम काम करने जाते हैं, धीरे धीरे उसका टेस्ट हमको मिलने लगता है। और ये टेस्ट मिलना ही वस्तुतः अच्छा लगना है, जो धीरे धीरे वहां डेवलप हो जाता है। जैसे सुबह आपकी देर से उठने की आदत हो, आप जल्दी उठते हैं, तो हो सकता है अच्छा लगने वाला भाग वहां नहीं हो रहा हो। लेकिन अगर आप 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन उसको करते रहते हैं, तो धीरे धीरे सुबह की जो ताजगी महसूस होती है, उससे आपको अच्छा लगने वाला भाग भी वहां पर जुड़ना शुरू हो जाता है, जुड़ना शुरू हो जाता है। तो एक उपाय तो ये है। दूसरा ये है कि अगर सही में सुख नहीं दिखाई दे रहा हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम गलत कर रहे हैं या निरर्थक चुन लेते हैं, उसमें दुख दर्शन को ही ठीक से किया जाए। और उसकी प्रक्रिया विस्तार से बात की हुई है गुजरात के सेशन में भी, भीलवाड़ा के सेशन में भी। जिन्होंने भी उसको नहीं सुना हो, निवेदन है कि एक बार समय निकाल के उसको सुन लें। उसमें कैसे दुख दर्शन कर सकते हैं, तो परिणाम के रूप में, कंसिक्वेंस के रूप में क्या दुख आता है, ताप के रूप में उस प्रक्रिया से गुजरते समय क्या तकलीफ होती है, उसके संदर्भ में भी ऑब्जर्व करने जाएंगे तो ताप दुख दिखाई देगा। और संस्कार के रूप में जितना जितना उस क्रियाकलाप को हम भोगते जाते हैं, उतना उतना उसका संस्कार मजबूत होता जाता है, कमजोर होने के बदले। और हमारी 10 गांठों के ऊपर एक गांठ और लग जाती है। तो ये जितनी गांठें हम एक के बाद एक लगाते चले जाएंगे, हमको ये समझना जरूरी है कि खोलते समय भी उतनी सारी गांठें खोलनी होगी। तो परिणाम दुख दिख जाए, ताप दुख दिख जाए, संस्कार दुख दिख जाए, कोई भी दुख उसमें दिख जाए, तो पर्याप्त है उससे दूर होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए। तो अगर सही में सुख नहीं दिख रहा हो, तो जो गलत या निरर्थक चल रहा है उसमें दुख दर्शन को ही ठीक से किया जाए गुजरते समय। बाद में एनालिसिस करने के बदले उस समय गुजरते हुए उस ताप दुख को महसूस किया जाए। बाद में एनालिसिस वैसे ही है जैसे आग में हाथ डालने से कैसा होता है, ये हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन उसी समय अगर उसको हम देख रहे हैं, तो वो ठीक ऐसी स्थिति होती है जब आग में हाथ रखा होता है हमारा। तो ये दूसरा तरीका है उसको डील करने का। इसी को एक और भाषा में मैं कहता रहता हूं कि अपनी जिंदगी के दुखों को अगर ऑब्जर्व करने जाएंगे ना, तो ये दिखाई देगा कि जिन जिन बाह्य संवेदना या परिस्थिति या कार्यों में
हमने अपना सुख मान लिया है, वस्तुतः उन्हीं उन्हीं परिस्थितियों का नहीं मिलना, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं का नहीं मिलना, उन्हीं उन्हीं क्रियाकलापों का अपने साथ घटित नहीं होना हमारे दुख का कारण बनता है। इसका उदाहरण मैं हर बार कहता रहता हूं कि खाने में जिनको भोजन के बाद मीठा चाहिए, उन्हीं को भोजन के बाद मीठे का नहीं मिलना दुख देता है। जिनको भोजन के बाद मीठा खाने की आदत नहीं हो, उनको भोजन के बाद मीठा नहीं मिलना दुख भी नहीं देता है। तो ये समझना जरूरी है कि जितने जितने हमने सुख के खूंटे गाड़ रखे हैं बाहर, वस्तुतः वही वही खूंटे जब जब उखड़ते हैं तो हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो अगर 20 खूंटे हमने गाड़ रखे हैं, तो उसमें से कोई भी खूंटा उखड़ेगा तो हमारे दुख का कारण बनेगा। और मजे की बात यह है कि 20 में 19 आपका होता रहे और कोई एक नहीं पूरा हो, जीवन का सारा ध्यान वहीं पे अटक जाता है। तो 19 के पूरा होने का सुख हमको नहीं मिलता, उस एक के नहीं पूरा होने के दुख को हम झेलते रहते हैं। तो ये बाहर जितने भी खूंटे हम लगा रखे हैं, हमको ये समझना जरूरी है कि वो सुख 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देते हैं, बट उनका नहीं मिलना एक लंबे समय तक दुख देता है। उसकी प्रक्रिया को मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर हम मीठा खाने जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या घटित होती है उसको अगर देखेंगे तो ये दिखता है कि मीठे की इच्छा हमारे मन में पैदा होती है। उसके कारण अपने अंदर एक आवेशित स्थिति बनती है। वो आवेश धीरे 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 बढ़ता जाता है और एक समय पर बाध्य कर देता है हमको उसको पूरा करने के लिए, जब हम जाके मीठा खा लेते हैं। मीठा खाने से होता यह है कि ये जो ताप पैदा हुआ था हमारे अंदर, ये जो आवेश पैदा हुआ था हमारे अंदर, वो शांत हो जाता है। तो वस्तुतः ये पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो सुखी होने की प्रक्रिया होने के बदले दुख एक समय तक पैदा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, और जब हम उसको पूरा कर लेते हैं तो इतना ही होता है कि वो दुख मिट करके जीरो पर आ जाता है। तो संवेदना से सुखी होने की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दिखाई देगा कि वस्तुतः वो प्रक्रिया में 15, 20, 25 मिनट तक दुख देता है। उस दुख की इंटेंसिटी जब बहुत अधिक हो जाती है तो हम उसको पूरा करते हैं, और उसको पूरा करने से इतना ही होता है कि वो जो दुख हो रहा था वो भूल करके हम वापस जीरो की जगह पर आ जाते हैं। तो गड्ढे में गिरे हुए से धरातल तक आने का अधिकतम काम इसमें होता है, धरातल से ऊपर की कोई प्रक्रिया तो शुरू ही नहीं हो पाती। तो जो मैं सुनाता रहता हूँ सामान्य रूप से सत्रों में कि छोटे जूते को पहन के अपना पैर कटवाएं और फिर पैर उतारने से फिर वो जूते उतार लेने से जितना सुख हमको मिलता है ना, उतना ही सुख इन संवेदनाओं को भोगने का है। पर ये माना नहीं जाए, इसको ऑब्जर्व करके देखा जाए। हमारे निष्कर्ष को मानने भर से बात नहीं बनेगी, उसका ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है कि ये सुख के नाम पर जितने खूंटे हमने बाहर लगा रखे हैं, वस्तुतः उन्हीं उन्हीं खूंटों का पूरा नहीं होना हमारे दुख का कारण बनता है। और ये पूरी सुखी होने की प्रक्रिया ये है कि आवेश या पीड़ा एक समय तक पैदा होती है, एक समय के बाद हम उसको बुझा लेते हैं, और बुझाने की प्रक्रिया में इतना ही होता है कि जो खुजली हो रही थी हमने उसको खुजला लिया, उससे कोई हमारे सुखी होने का रास्ता निकल जाता है या स्वास्थ्य का इंतजाम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बल्कि जो आग लगी थी वो बुझ जाती। अगर उसी को सुख कहना चाहें तो कह सकते हैं, बट ये दिखना जरूरी है कि वो मूलतः दुख का जीरो की जगह पर आने का उपाय है, उससे ज्यादा उसमें कुछ उपलब्धि नहीं होती। और जितने ज्यादा हमने बाहर इस तरह के खूंटे लगा रखे हैं, वस्तुतः उन्हीं उन्हीं खूंटों का पूरा नहीं होना हमारे दुख का कारण बनता है। और पूरा हो भी जाता है तो प्रक्रिया यह है कि वो कुछ समय तक पीड़ा का आवेश हम झेलते हैं, कुछ समय के बाद उसको पूरा कर लेते हैं। उससे इतना ही होता है कि जो आग लगी थी वो बुझ जाती है, पॉजिटिव की ओर, सकारात्मक की ओर हमारी कोई गति नहीं होती। पर इसको माना नहीं जाए, इसको निरीक्षण करके देखा जाए, इनको निरीक्षण करके देखा जाए। तो मेरी बात पूरी हो गई सागर भाई, कुछ और प्रश्न हो इस पर तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हाँ सॉरी भैया, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज मैं जूम में कुछ गड़बड़ है, तो जनरली तो ये
परचेज कर रखा हुआ जूम है, लेकिन अभी दिखा रहा है कि 40 मिनट वाला मीटिंग ही चलेगा इसमें। तो लगभग 3.25 मिनट रिमेनिंग दिखा रहा है, तो एक बार मीटिंग बंद हो जाएगी तो अगली बार सबको फिर से इसी लिंक से ज्वाइन करना होगा। ये तो क्या फिर से प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम होगी क्या? जी भैया। फिर से सेम प्रॉब्लम आएगी? जनरली तो भैया इसी लिंक से और इसी तरह से इसी अकाउंट से चलता है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। इस बार पता नहीं क्या हुआ। अगर आ सकती है तो मैं अपना लिंक शेयर कर दूं, मेरे पास परचेज्ड वाला है बस, लेकिन उसमें माइक वाला वो वाला ऑप्शन है नहीं अभी, वो कि सबका माइक ऑफ होगा। कोई नहीं, एक बार और ट्राई करके देख लीजिएगा, डिस्कनेक्ट होगा तो। पर सागर, आपका कोई और मुद्दा है इसमें? हाँ भैया, मुझे तब तक बस बात एक कर लेते चीज़ हैं, शेयर। डिस्कनेक्ट होगा तो वापस ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ भैया, जी। मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी। मैं अभी जी। तक इस चीज़ को मान के चल रहा था जो आपने अभी बताया, तो वो मैंने कल से थोड़ा ट्राई किया इस चीज़ को। तो मैं ये चीज़ देख पा रहा था कि अ, जैसे किसी भी सुख की तरफ मैं जा रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ सुख लग रहा है नहीं। जैसे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना है ना, आपको जैसे बताया था। तो उस जगह पे जैसे अगर मैं देख लेता हूँ कि उधर है, सिर्फ दिख रहा है या सही में है, तो जैसे ही वो दिखता हूँ तो वो खुद ही हट जाता है। फिर ऐसे 10-12 बार तो हो गया कि ठीक है, क्योंकि ये एक वो रिफ्लेक्स एक्शन सा हो गया है कि थोड़ा बहुत बोल हुए तुरंत ही सीधा हाथ उसी पे से रहता है एप्लीकेशन में। तो जैसे ही खोलता हूँ याद आ जाता है, फिर तुरंत बंद कर लेता हूँ, फिर अपना किसी ना किसी काम में लग जाता हूँ। फिर वही चीज हुई, जैसे कि वो जैसे खुजली बढ़ी, तो फिर आज फाइनली बहुत, जैसे कल से तो फिर हुआ ही ऐसे, कई बार हुआ। आज फाइनली मैंने थोड़ा आधा घंटा खराब कर ही लिया फिर उसमें। तो उसके बाद ये वाली आपकी बात अभी थोड़ी कनेक्ट भी हुई। तो एक चीज पे और ऑब्जर्वेशन गई कि पहले जैसे जब जैसे मैं जुड़ा था और ऐसे कई सारी और चीजें थी, तो इस चीज पे ये चल रहा था मतलब उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि करते करते भी समझा जा सकता है, और इस टाइप का लॉजिक बना था। तो वो संस्कार फिर गहरे होते जाते हैं फिर से धीरे धीरे, अब बट अब जाके लग रहा है कि उससे कुछ निकल नहीं रहा। तो वो एक जगह पे तो फाइनल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब तो कुछ रोक के कुछ थोड़ा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसा सोचना ठीक है? जी बिल्कुल। पुराने पैटर्न एक बार दिख गए कि ठीक नहीं है, तो उसको तोड़ करके नए पैटर्न को बनाने का अभ्यास जरूरी है। जरूरी है। नहीं अभी फिलहाल। जी। बढ़िया। नेक्स्ट मैं बात कर देता हूँ पूनम दीदी के प्रश्न पर। पूनम दी का एक प्रश्न है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो अपनी अनुकूलता या फायदा भी देखते हैं। जी भैया, कर सकते हैं। कुछ 8-9 लोग नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, पर मैं मानता हूँ धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। तो पूनम दीदी को अनम्यूट कर देना, मैं उनके प्रश्न को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो अपनी अनुकूलता या फायदा भी देखते हैं, ये मानसिकता सही है या गलत? मैं इसको कस्टमाइज करके भाषा दूंगा तो यह है कि दूसरे की नीड को पूरा करते समय अपनी नीड का ध्यान रखना जरूरी है या नहीं? निश्चित रूप से जरूरी है, खास करके जब हम मानवीयता की सीमा में जी रहे हों या उसके लिए प्रयास कर रहे हों, तो निश्चित रूप से जरूरी है। तो इसमें मेरी दृष्टि में गलत कुछ भी नहीं है। इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारी नीड है उसको हम बहुत क्लियरली अगले को एक्सप्रेस कर सकें, और अगले को पता ही हो कि आपकी नीड और उसकी वो नीड, ये दोनों को पूरा करने के संदर्भ में हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। छुपा करके अगर हम अपनी नीड को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर हमको गलती दिखती है, क्योंकि संवाद की प्रक्रिया के साथ निर्णय के साझे होने की जरूरत है। अगर उसको हम इंश्योर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ठीक है, उसमें कोई भी हमको कठिनाई नहीं दिखती है। लेकिन अगले की सूचना के साथ, अगले के पता होने के साथ, सामूहिक सहमति के साथ हम इस काम को कर रहे हैं कि आपकी भी नीड पूरी हो और हमारी भी पूरी हो।
खास करके जब तक हम मानवीयता के लिए प्रयास कर रहे हैं या मानवीयता की सीमा में जी रहे हैं, तब तक तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई देती है। अन्यथा अपना आगे बढ़ना ही बाधित होने लगता है। अगर दिन भर हमको आपके साथ जीते हुए घर में अपमान मिलता रहे, विरोध मिलता रहे, ईर्ष्या मिलती रहे, नफरत मिलती रहे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपना आगे बढ़ना। उसकी जगह अगर सहयोग हो, संबंध का भाव हो, स्नेहपूर्ण ध्यानाकर्षण हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने की प्रवृत्ति हो, तो आगे बढ़ना बहुत सहज है। ऐसा हमको अपनी जिंदगी में भी दिखाई देता है। हाँ, जब मानवीयता से अति मानवीयता के लिए प्रयास कर रहे हो, तो ये आवश्यकताएं स्वाभाविक रूप से कम होती चली जाती हैं अपनी, फिर उतनी जरूरत नहीं पड़ती है अनुकूलता ढूंढने की। तो मेरी बात पूरी हो गई दीदी। आपका कोई इस पर और कमेंट या प्रश्न हो तो वंदन माइक ओपन कर देना, बात कर लेंगे। जी चाची जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक तो है आपके पास। अनम्यूट भी है माइक में, बट आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ अभी हेलो। है। हाँ। अब आ रही है आवाज? जी जी। अब जी 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 जी। जी। मैं कह रही थी कि बढ़िया है, ये क्लैरिटी चाहिए थी मुझे थोड़ा, तो ठीक हो गया अभी। बढ़िया। चलिए। आखिरी क्वेश्चन एक आज आया हुआ है शशि दीदी का। हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एनवीसी इन रियल लाइफ। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। अच्छे से का मतलब थोड़ा डिटेल में। एनवीसी को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए मुझे 3-4 बातें इंपॉर्टेंट लगती है। पहला है सुनने के आर्ट को डेवलप करना, जिसका मतलब है कि अगला जो कुछ भी कह रहा है, वंदन माइक उनका अनम्यूट कर देना, और मैं मानता हूं कि वो आई हुई हैं। जी भैया। बढ़िया। तो पहली चीज यह है कि जब हम किसी को सुनते हैं तो हम फिल्टर करके उसकी नीड को सुन सकें। क्या आवश्यकता है उसकी, हमको उतना ही बात सुनाई दे अगले को सुनते समय। बाकी सारी चीजें फिल्टर हो जाने की जरूरत है। कचरा जितना सुनेंगे उतनी तकलीफ होगी, और कचरा एक बार अंदर आ गया तो फिर उसकी सफाई करना कठिन है। बेहतर है कि उसको दरवाजे पर ही ब्लॉक किया जाए। तो सुनते समय जो इनपुट हमारे अंदर आ रहा है, वहां पर अगला जब भी कुछ कहता है उसमें से फिल्टर करके उसकी नीड सुना जाए सिर्फ। मैं बार बार इसका उदाहरण देता रहता हूँ कि आइसक्रीम खाएंगे तो रैपर हटा के खाएंगे कि रैपर सहित खाएंगे। खास करके अगर बिल्कुल कचरे वाला रैपर भरा हुआ हो तो उसको बहुत दूर रखने की जरूरत है। इतना अच्छा रैपर कोई लगाने लगे कि सॉफ्टी उसके कवर के साथ खाई जा सके, ऐसी अनुकूलता जिंदगी में बहुत कम मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो फिल्टर करके सुनने की अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत है। प्रैक्टिस का पहला स्टेप तो यही है, और मेरे हिसाब से यही सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसको अगर हम बाईपास कर जाएं तो हमको ये समझना जरूरी है कि कचरा एक बार हमारे अंदर आ गया, संतुलन बनाना अपना बहुत मुश्किल है। एक बार आपसे विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा मैंने अपने अंदर ले आया, फिर अपना संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। उसको दरवाजे पर ही फिल्टर होने की जरूरत है और सिर्फ नीड सुनने की जरूरत है। वो फिल्टर करने का एक उपाय मैंने बताया था, कई उपाय पर बात की थी, पर एक मैं अभी बता देता हूं कि अगला जो भी कह रहा है उसके उसको अगले के समझ या मान्यता, भाव और विचार का एक्सप्रेशन माना जाए, न कि अपना सम्यक आकलन। अपना आकलन मान करके हम अपने ऊपर लेके सुनते हैं तो हम या तो डिफेंसिव होते हैं तो जस्टिफिकेशन देते हैं, या ऑफेंस होते हैं तो अगले में क्या क्या खराब है वो बताना शुरू कर देते हैं, या कहीं ना कहीं हम ही डिप्रेशन की स्थिति में जाने लगते हैं। ये तीनों ही स्थितियां तब पैदा होती हैं जब हम बात को अपने ऊपर लेके सुनते हैं।
उसको इस तरह से सुनने की जरूरत है कि अगला जो कुछ भी कह रहा है उससे उसकी मान्यता या समझ का पता चलता है, उसके भाव और विचार की स्थिति का पता चलता है। उतना भर ही देखने और पहचानने की जरूरत है। तो अपने ऊपर लिए बिना सुनना और सिर्फ नीड को सुन पाना, कम्युनिकेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। और आपको ये बहुत आसान स्टेप अगर लग रहा हो तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसकी ही प्रैक्टिस कर लिए तो 90% जगहों पे कम्युनिकेशन रिजॉल्व हो जाएगा। 90%, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो रोल प्ले है। जितना मैं अभी भोपाल के वर्कशॉप में उसको काफी ट्राई करके देखा और मुझे ये समझ में आता है कि रोल प्ले उसका बेस्ट ऑप्शन है। उसका मतलब ये है कि अगर आपको सामने वाले की नीड पता ही नहीं चल रही हो तो उन स्टेटमेंट्स को आप रिपीट करें और 3-4 लोग जो आपके ग्रुप में हों वो नीड को आइडेंटिफाई करने का काम कर दें, फीलिंग को आइडेंटिफाई करने का काम कर दें। कई लोगों का ये फीडबैक था कि उनको अपना घटना में तो नीड और फीलिंग पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हम बहुत जुड़े होते हैं उससे, बहुत तदाकार होते हैं, हमारा द्वेष या मोह वहां जुड़ा होता है। लेकिन दूसरे का बहुत फटाफट पहचान में आता है। तो ग्रुप बनने से ये बेनिफिट होता है कि दूसरे लोगों से आपको वो हेल्प मिल जाता है। और एक बार नीड और फीलिंग पकड़ में आने लगे तो सामने वाले को वो रोल देना चाहिए जैसा अगला आपके साथ व्यवहार करता है। और जितना रिएक्टिव वो कहता हो उससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव ढंग से अगला बोले और उस समय आप उसकी नीड और फीलिंग को सुनने का प्रैक्टिस कर सकें, ये जरूरी है। और एक बार उसकी नीड और फीलिंग सुनाई देती तो आर्टिकुलेट करके उससे रिकन्फर्म कर लें आगे कोई भी स्ट्रेटजी या रिक्वेस्ट पर बात करने के पहले। क्योंकि अगले को ये दिखना जरूरी है कि उसका नीड प्रॉपरली पहुंच गया है हम तक, तभी स्ट्रेटजी को सोचने पर बात हो सकती है, अन्यथा ओवर जंप है। तो इतना सिंपल तरीका है उसको फुलफिल करने का। और एक बार आपका 2-3-4 लोगों के साथ वो ग्रुप बन जाए तो दूसरा जो मुझे बेस्ट उपाय दिखता है वो ये कि ऑनलाइन वीक में 2-3 बार आप कनेक्ट हो सकें और आधे घंटे उस प्रैक्टिस को कर सकें। एकदम सिंपल प्रैक्टिस मैं कह रहा हूं। जिन घटना में आप परेशान होते हैं, अगर आपको लगता है कि नीड फीलिंग आप आइडेंटिफाई कर पाने में समर्थ हैं तो अगले को सीधा वो रोल दे दीजिए और आप उसकी नीड फीलिंग को आर्टिकुलेट करके कहने का प्रैक्टिस करिए। इसमें सिर्फ कहना ही नहीं होगा, आपका सुनना और कहना दोनों का प्रैक्टिस होता रहेगा। और नीड और फीलिंग आइडेंटिफाई नहीं होती हो, जो स्टेटमेंट अगला आपको कहता है आप उसको एज इट इज रिपीट करिए अगले के साथ, अगला आपको उसका नीड और फीलिंग पकड़ के बता दे। इतना सिंपल स्टेप है इसका। आप अगर इसमें अपनी कोई क्रिएटिविटी लगाएंगे तो आप जिम्मेदार हैं रिजल्ट के आने या नहीं आने के लिए। इसको एज इट इज फॉलो करते हैं तो मैं जिम्मेदार हूं रिजल्ट आने या नहीं आने के लिए। पहला स्टेप तो मुझे यही कहना है, सुनने का आर्ट और उसकी प्रैक्टिस। दीदी ये बात आपको पकड़ में आई? कोई कठिनाई हो तो बताइए, फिर आगे बात करता हूँ। हाँ जी भैया, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ में आ गई। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है, वो अपनी मतलब उसके कोई एक्शंस हैं या डिमांड्स, मतलब जैसे कुछ चीज मांग रहा है ना, और वो डिमांड बहुत बड़ी है, या फिर ये कि उसके कुछ एक्शंस हैं जो ऑफेंसिव लगते हैं। तो मतलब कहना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी कोई नीड है जिसके और वो पूरी नहीं हो पा रही, इसकी वजह से वो जो होता है कि बोलना बढ़िया, बंद कर देंगे, नाराज हो पकड़ लिया जाएंगे, दीदी, ये। आपकी हाँ। बात आ गई हम तक, आ गई। हालांकि मैं बता दूं, घर के कम्युनिकेशन में इस तरह से कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कट ऑफ करेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मैं तो यहाँ लिबर्टी ले रहा हूँ आपसी आश्वस्ति होने के आधार पर, अन्यथा एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं है ये। तो वो लिबर्टी ले रहा हूं मैं क्योंकि हमको आश्वस्ति है आपस में, इसलिए। अन्यथा ये ठीक तरीका नहीं है कम्युनिकेशन का।
मैं इतना ही कह रहा हूं कि उसको नीड को पूरा करेंगे कि नहीं, इस पर अभी हम बाद में आएंगे। बट अगले का गेस्चर और सारा उसका जो तरीका है, वो जो हमको ऑफेंसिव लग रहा है, वो ऑफेंसिव इसीलिए लग रहा है कि हम नीड के साथ साथ कचरे को भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये कचरे को फिल्टर करके अगर नीड सुनेंगे सिर्फ, तो पूरा कर पाएंगे या नहीं ये तो आगे की बात है। पर हम परेशान नहीं होंगे। हम परेशान हो रहे हैं नीड के साथ कचरे को सुन करके या देख करके। यही पहले स्टेप पर पकड़ना जरूरी है। और उसी पकड़ने के लिए और उसमें अभ्यस्त होने के लिए मैं कह रहा हूं कि सेम रोल प्ले, जो कठिनाई आपको अगले से दिख रही है, वो सेम रोल प्ले आपके ग्रुप में कोई अगला कर सके और 10 बार आप उसको सुन करके देख करके अपनी नीड और उसकी नीड और फीलिंग को आर्टिकुलेट करके कहने का काम कर सके। फिर ये बात होगी कि पूरा कर सकते कि नहीं। पर अभी इतना ही स्टेप अगर होगा तो हमारे रिएक्शन की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरी तरह से कहूं तो अगला जो भी अपना एक्शन दिखा रहा है, वर्बल या नॉन वर्बल, दो में से कोई भी, ये उसकी समझ या मान्यता और भाव और विचार को बता रहा है। उसको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप का ये लिसनिंग ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम में से ज्यादातर लोग या तो बाईपास कर जाते हैं या उतने सजग नहीं रहते। ये बात पकड़ में आई? दीदी बता सकते? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। रश्मोशी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको माइक दिया हुआ है। हाँ, मैं बार बार उसको म्यूट कर देती थी तो ये दोबारा नहीं हो रहा था। अब मैं अनम्यूट ही रखती हूँ। जी। जी भैया, ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ पाई कि चाहे वर्बली कम्युनिकेशन हो या हाव भाव वाला हो, दोनों ही स्थिति में वो फिल्टर तो लगाना ही है। ये बात, पहला स्टेप जो है, ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से पहुंच गया। और ये तब तक नहीं सधेगा जब तक आप ग्रुप में 10 बार रोल प्ले नहीं करेंगे। जी। ड्राइविंग को अगर आप सीधा रोड से करने का सोचेंगे कि बेसिक हमने सीख लिया और रोड पर उतर के चलाएंगे, 99% संभावना है कि अगला भी आहत होगा और हम भी आहत होंगे। हाँ भैया, वो तो कर चुकी हूँ मैं। तो रोल प्ले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जी। रोल प्ले की जगह पर अगर हम नेचुरल और नॉर्मल रहने लगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि हम वहां जा करके रियल लाइफ सिचुएशन में भी नेचुरल और नॉर्मल रह सकेंगे। जी ये भैया, पहला स्टेप है। जी। मतलब आप आगे के स्टेप्स बता रहे हैं या एक रियल लाइफ सिचुएशन में अभी छोटी सी शेयर कर दूं? आप कर सकते शेयर। जी भैया, इसमें कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा नहीं है। जैसे मेरे घर पे जो डोमेस्टिक हेल्पर है, मैंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये काम उसे करने हैं, और ये कई बार हो रहा है कि वो भूल जाता है उस काम को करने के लिए। मेरे भाव उसके प्रति बिल्कुल नहीं बिगड़े हैं। मैं मतलब बिल्कुल उसके साथ स्नेह और मतलब कि संबंध की उसमें हूँ, और बहुत अच्छे से मैं उसको बता रही हूँ कि ये मतलब तू भूल जाता है, इसलिए इन चीजों को याद रख जो भी तुझे कहा जाता है। फिर दीदी ये भी। आगे आगे दीदी आगे बात करेंगे। मैं बार हाँ। बार प्रैक्टिस पर जोर इसलिए डाल रहा हूं कि ये जो पहला ही स्टेटमेंट है कि तू भूल जाता है, ये ब्लेम है, हाँ। ये जजमेंट है। जब तक हाँ। रियल लाइफ प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेमो कुछ लोगों के साथ, ये चूक अपनी होती रहती है, हमको जी पता ही नहीं बिल्कुल। चलता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैं ये चाह रही थी कि मैं ना मतलब ये देखूं कि ये जो लाइन हम बोलते हैं, मुझे लगता है कि भाव बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, दूसरे को उसकी गलती की तरफ ध्यान भी दिलाना है, लेकिन वो बोलने से शायद मतलब वही चीज पहुंचती है जो नहीं ये पहुंचनी चाहिए। पहला ही स्टेटमेंट ब्लेम है। हम्म। इसमें न अपनी नीड जा रही है, न अपनी फीलिंग जा रही है, न ऑब्जर्वेशन जा रहा, न रिक्वेस्ट जा रहा। ये ओके चार से भैया। अतिरिक्त हम कुछ भी बोल रहे हैं तो एक्सीडेंट है। हाँ।
ठीक है भैया, तो फिर इसका मतलब वही वाली चीज जो आप कह रहे पर हैं अब आप कि आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ हाँ इसलिए रोक करके बता दे रहा हूँ कि दिखना शुरू हो कि फॉल्ट कहाँ है। ठीक है। तो लाइक उसके बाद में मैंने उसको ये कहा कि अभी तो मैं घर में हूँ और कुछ दिनों बाद में मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, तो मैं तो बता के चली जाऊंगी कि ये काम है। तो अभी तो ठीक है, अगर कोई काम नहीं होता है तो मैं बता देती हूँ कि भाई ये काम रह गया है तो ये काम कर लो, है ना। लेकिन उस समय तो ये जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी पड़ेगी, और उस समय तो मैं नहीं आऊंगी, और फिर जो काम समय पर होना है वो होना तो मतलब उसकी तो आवश्यकता है, इसीलिए मतलब वो काम बताया गया है। तो इस तरह से ये बात पूरी हुई, तो उसने बहुत सहजता से हाँ तो भर दी कि नहीं मैं ध्यान रखूंगा। तो मेरा यही था कि जैसे कॉम्पिटेंस की बात करें, मतलब मुझे ये तो पता है कि वो जानबूझ के नहीं भूल रहा है या और भी कुछ है, लेकिन हम उससे वो काम कराना चाहते हैं और उसके बाद में अपने जानबूझकर नहीं, लेकिन ध्यान से निकलने की वजह से वो काम नहीं हो रहा है, तो उसको फिर किस तरह से लेंगे। दीदी, दो चीजें समझना जरूरी है जी। इस पूरी प्रक्रिया में। एक तो ये कि इस प्रक्रिया में अपनी नीड ये है कि ये काम पूरा हो, जी। और अगर हमको दिखाई देता है कि उस व्यक्ति से नहीं पूरा हो पा रहा है, हाँ। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी के रूप में दो ही ऑप्शन है। या तो उसके कंपिटेंस इंप्रूवमेंट पर हम काम कर सकें, हम्म। या अल्टरनेटिव ऑप्शन हो हमारे पास अपनी नीड को पूरा करने का। ठीक है। ठीक है भैया, समझ जी गई। जी। जी थैंक यू। जी। थैंक यू सो मच भैया। बढ़िया। मैं बोलने के संदर्भ में भी कुछ बातों को कर देता हूँ। हाँ हाँ इसी के प्लीज। साथ जो आपने नहीं पूछा है मैं वो भी कर हाँ हाँ। देता हूँ। जी जी। देखिए, लाइफ के कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फिल्टर करके सुनना। और ये जब तक एक छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम 25 बार, तब तक नहीं होगा। हम सब लोगों को ये लगता है कि हम इसको बाईपास कर सकते हैं और सोच करके कंसेप्चुअली कर ले जाएंगे। देखिए, ये समझना जरूरी है कि कंसेप्चुअली ना आज तक हम ड्राइविंग सीख पाए ना स्विमिंग सीख पाए। व्यवहार की बारीकी तो उससे कई गुना अधिक है। पर फिर भी करना चाहते हैं तो ट्राई करके देख सकते हैं। पर अगर एक्सीडेंट ज्यादा होने लगे तो लौट करके फिर से सेफ मोड में वो रोल प्ले की प्रैक्टिस को कर लिया जाए। मैं बार बार ये कहूंगा कि उसके बिना विकल्प नहीं है। उसी तरह से जब हम बोलना शुरू करते हैं तो अपने बोलने में ऑब्जर्वेशन, फीलिंग या नीड, इसके अतिरिक्त अगर कुछ भी जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। और उसमें ऑब्जर्वेशन के बदले अगर हम ब्लेम या जजमेंट कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अगले को चोट पहुंचाने वाला है। फीलिंग और नीड को भी जब हम बताते हैं तो अगर अपनी फीलिंग बता रहे हैं तो अपनी नीड हम बताते हैं, ना कि आपके द्वारा किए गए कार्यों को बताते हैं। इसी तरह से आपकी फीलिंग जब हम बता रहे होते हैं तो आपकी नीड को आइडेंटिफाई करके बताते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे पीड़ा महसूस हुई क्योंकि मुझे नाश्ता समय पर नहीं मिला, तो हम ये स्टेटमेंट नहीं कहेंगे कि मुझे पीड़ा महसूस हुई क्योंकि तुमने नाश्ता बना के समय से नहीं दिया। दोनों स्टेटमेंट में बहुत अंतर है। पहले स्टेटमेंट में हम अपनी नीड बता रहे हैं, जबकि दूसरे स्टेटमेंट में हम अगले के ऊपर ब्लेम कर। इसी तरह से जब हम अगले के लिए इस बात को कहेंगे तो ये कहेंगे कि तुम्हें पीड़ा महसूस हुई क्योंकि तुम्हारी समय से नाश्ते की जरूरत पूरी नहीं हुई। हम उसको अपनी जगह से नहीं कहेंगे कि तुमको पीड़ा हुई क्योंकि मैंने नाश्ता बना के नहीं दिया। तो जिसकी फीलिंग की बात कर रहे हैं उसी के नीड की बात कर रहे हैं। क्योंकि अपने लिए हमको पता है कि हमारी फीलिंग के पूरा होने से, सॉरी, हमारे नीड के पूरा पूरा होने से पॉजिटिव फीलिंग आता है, नीड के पूरा नहीं होने से निगेटिव फीलिंग आता है। तो जब हम अपनी फीलिंग की बात कर रहे हैं तो अपनी ही नीड बताते हैं, जब हम आपकी फीलिंग की बात करते हैं तो आपकी ही नीड बताते हैं। और ऑब्जर्वेशन के स्टेटमेंट हम यूज करते हैं अगर करना हो तो, ना कि ब्लेम या जजमेंट का। बट इसकी छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना न तो सुनना ठीक हो पाता है न बोलना ठीक हो पाता है।
और हमारा इतने लंबे समय का अभ्यास है कि हम जैसे ही डायलॉग में उतरते हैं, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे थॉट प्रोसेस के चलने का पैटर्न पुराना बना हुआ है। ये प्रक्रिया सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं है, ये थॉट प्रोसेस के पैटर्न को तोड़ने की प्रक्रिया है। हमारा पुराना थॉट प्रोसेस का पैटर्न ही चलना शुरू हो जाता है वहां पर। उसको तोड़ने का उपाय है छोटे ग्रुप में बार बार रोल प्ले को करना, रियल लाइफ सिचुएशंस के। इमेजिनरी सिचुएशंस के डिस्कशन का भी कोई बहुत मतलब नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशन में वो स्टेटमेंट अगला बोल सके और मैं उसमें नीड और फीलिंग को आर्टिकुलेट करके उससे रिकन्फर्म कर सकूं, ये जरूरी है। इसी तरह से हम जो बोल रहे हैं उसमें अगला आसानी से बता देगा कि ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है। और आप इसको करके देखिएगा ग्रुप में, बहुत आसानी से दिखेगा आपको कि आपके स्टेटमेंट में अगला बता देगा, अगले के स्टेटमेंट में आप बता देंगे। बोलते समय दोनों से नहीं ठीक होगा, अनलेस कि उसको 10 बार ठीक से प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस को जितना बाईपास करेंगे, कम्युनिकेशन सीखने में हम उतना डिले कर रहे हैं, ये अपने को क्लियर होने की जरूरत है। तो कम से कम 1-2 आदमी तो ऐसा ढूंढ सकें जिससे आत्मीयता पूर्वक हम सारी चीजों को शेयर कर सकें। जी। और मैं मजे की बात बताऊं, अभी भोपाल के वर्कशॉप का अभ्यास सत्र का हमारा एक्सपीरियंस तो यह है कि समस्याएं हर घर की एक जैसी। किसी से भी बात करना शुरू करिए, डिग्री का थोड़ा बहुत फर्क है, अन्यथा सिचुएशन वहीं के वहीं खड़ी। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे बात करने से कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला है अगले को, या अगले के बात करने से फर्क पड़ने वाला है हमको। बल्कि अगले के केसेस में अगर आप फीलिंग और नीड को आइडेंटिफाई कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन और जजमेंट को आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर अपने घर के केसेस में भी आप उसको कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस कोर है इसका। तो कम से कम 1-2 व्यक्ति ढूंढ करके उसके साथ प्रैक्टिस को कर सकें। आप जहां भी थे, भीलवाड़ा के सेशन में, बीजापुर के सेशन में, उनमें से कोई ना कोई 1-2 के साथ हम कनेक्ट हो सकें और इस प्रैक्टिस को कर सकें, जहां सामने वाला व्यक्ति अगले के रोल में रिस्पॉन्ड कर सके और हम उसकी नीड और फीलिंग को आर्टिकुलेट कर सकें या अपनी नीड और फीलिंग को बता सकें। ये पकड़ना जरूरी है। जी। ये पकड़ में आया दीदी? जी भैया, मैं एक्चुअली एनवीसी के इसको अभ्यास को ना डिले ही किए जा रही थी। मुझे लग रहा था कि भाव पे पहले काम कर लूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़िया। एक जी। रिक्वेस्ट आया है कि जिसकी फीलिंग उसी की नीड का उदाहरण एकदम सिंपल है, आप देखना शुरू करिए। हमारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो हमारा निगेटिव फीलिंग आता है, और हमारी अपनी ही कोई आवश्यकता पूरी होती है तो पॉजिटिव फीलिंग अपने अंदर क्रिएट होता है। तो अगर मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है तो सहयोग मिलने से प्रसन्नता आती है, सहयोग नहीं मिलने से कंप्लेन आता है। तो ये जो आपके सहयोग नहीं मिलने से जो हमको एंगर आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, इसका भाषा ये बनेगा कि मुझे इरिटेशन या एंगर महसूस हो रहा है क्योंकि मेरी सहयोग की अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। आपने सहयोग नहीं किया, नहीं, मेरी सहयोग की अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। ये उसका स्टेटमेंट बनेगा, न कि ये स्टेटमेंट बनेगा कि क्योंकि आपने सहयोग नहीं किया। इसी तरह से मेरी संवाद की आवश्यकता आपसे महसूस होती है और आपसे संवाद नहीं हो पाता है, तो भाषा ये बनेगी कि मैं जो है एंगर महसूस कर रहा हूँ, इरिटेशन महसूस कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी संवाद की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा कि क्योंकि आप मेरे साथ संवाद नहीं करते। ये ब्लेम है, ये ब्लेम है। तो अपनी फीलिंग बता रहे हैं तो अपनी नीड, दूसरे की फीलिंग गेस करेंगे तो उसकी नीड। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्लासिकल एनवीसी में नीड और स्ट्रेटजी को बहुत अलग करके बात करते हैं, बट मैं अभी दोनों को मिक्स करके इंटेंशनली ही बात कर रहा हूं। तो हम यहाँ नीड और स्ट्रेटजी को बहुत अलग नहीं कर रहे अभी, समझने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से।
और भैया सामने का व्यक्ति अगर कोई रिएक्शन दे रहा है और आपको नीड समझ नहीं आए तो पूछ लें। दीदी दो ऑप्शन है, या तो पूछ सकते या उसी दिन शाम को जब छोटे ग्रुप में आप बात कर रहे हैं तो वही रिएक्शन प्रेजेंट करिए, देखिए अगला तीन व्यक्ति नीड बता देता है कि नहीं। अच्छा। तो, तो उस समय पूछ लें, और कम्युनिकेशन का पॉसिबिलिटी हो तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ही हो पॉसिबिलिटी, आप शाम को छोटे ग्रुप में वो कहिए ना, देखिए अगला तीन व्यक्ति आपको बता देता कि नहीं। ठीक है वो भैया। ग्रुप का महत्व इसीलिए है। जी। मैं इसी में ये बात को भी बता देता हूँ थोड़ा, कि कहाँ अपनी फीलिंग और नीड को कहने से बात शुरू की जा सकती, कहाँ अगले की फीलिंग और नीड को पहचानने से बात शुरू की जा सकती। ये दोनों अंतर को भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कौन कहाँ इफेक्टिव है। जब अगला आदमी इरिटेशन में हो, एंगर में हो, रिएक्शन में हो, और उसके तहत बहुत कुछ आपको कहे जा रहा हो, वहां पर सबसे आसान तरीका है कम्युनिकेशन का, उसकी नीड और फीलिंग को आर्टिकुलेट करके कहना, ताकि उसको दिख सके कि उसके एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन का जो अल्टीमेट मकसद था वो पूरा हो गया है, कि उसकी नीड और फीलिंग अगले तक पहुंच गई है। अगला सारा हाथ पैर मारने का काम, रोने धोने का काम इसीलिए तो कर रहा है कि वो नीड पहुंच जाए अगले। तो अगला अगर रिएक्टिव मोड में हमारे साथ प्रस्तुत हो रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसकी फीलिंग और नीड को आर्टिकुलेट करके पूछना, कि आपकी यही आवश्यकता है ना जिसके पूरा नहीं होने से आप इरिटेट हो रहे हैं। आपकी यही आवश्यकता है ना जिसके पूरा होने से आप एंग्री हो रहे हैं। ये सिंपल पूछ लेने की जरूरत है। और अगर अगला नाराजगी में ये कहे कि चलो 10 साल से तुमको नहीं समझ में आ रहा था, आज समझ में तो आ गया, 2 घंटे से चिल्ला रहा हूं अब तो पकड़ में आया तुमको, इस पूरे को फिल्टर करके सिर्फ इतना सुनने की जरूरत होती है कि अगला कह रहा है हाँ मेरी नीड तुम तक पहुंच गई। अगर बाकी कचरा सुन लेंगे तो फिर उसको जवाब देना आप शुरू कर देंगे। कचरा सुनते ही अपने को बैलेंस करना कठिन हो जाता है। कचरा फिल्टर करके सुनेंगे तो बैलेंस रहेंगे, फिर आगे नीड पूरा होगा कि नहीं उस पर आते हैं। बट अपना संतुलन बने रहने का उपाय यही है कि कचरा फिल्टर हो सके और उसके इस सारे आर्गुमेंट को हम सिर्फ हाँ के रूप में सुन सके। जी। इसी तरह से अगर अपने को कुछ परेशानी हो रही हो, अपने अंदर कुछ कोई नीड है जो पूरी नहीं हो रही, हम अपनी किसी मांग को नहीं रख पा रहे हैं, अंदर ही अंदर संकोच में दबे जा रहे हैं, या लंबे समय से हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा हो और हम उसमें इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, होपलेस हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, या अगले के साथ संवाद लंबे समय से ब्लॉक हो, बंद हो और हम स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहां अपनी फीलिंग और नीड बताने की जरूरत है। जैसे अगर संवाद की ब्लॉक है और हम शुरू करना चाहते, तो एकदम सिंपल है कि मुझे पीड़ा महसूस होती है क्योंकि मेरी आपके साथ संवाद की अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। क्या हम लोग संवाद कर सकते? ये रिक्वेस्ट में आइए, अदरवाइज सिर्फ 2 लाइन बोल के छोड़ दीजिए कि मुझे पीड़ा महसूस होती है क्योंकि मेरी संवाद की अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। मुझे पीड़ा महसूस होती है क्योंकि मेरी कनेक्शन की अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। मुझे पीड़ा महसूस होती है क्योंकि भाषा में सम्मान की मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। और अगर अगला पूछता है कि क्यों ऐसा लगता है, तो ऑब्जर्वेशन के स्टेटमेंट बताने की जरूरत है कि कल जब आपने ये बात कही तो उस समय आपका टोन ऊंचा था। ये ऑब्जर्वेशन। तो अपनी फीलिंग और नीड बताने की जरूरत है। अगर हम इरिटेट हो रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या हमको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा, तो एकदम सिंपल बताने की जरूरत है कि मैं होपलेस महसूस करता हूं क्योंकि मेरी सहयोग की अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। और अगर उसको लगता हो कि आप 10 साल से कह रहे हैं, तो 10 साल से कहने के बदले एक नंबर काउंट में बात करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 10 बार से मैं इस रिक्वेस्ट को प्लेस किया हूं और वो पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं होपलेस महसूस करता हूं। अपना फीलिंग बताया जाए, अपना नीड बताया जाए। अगर अपनी तरफ से तकलीफ हो रही है तो सामने वाला तकलीफ में हमको अप्रोच कर रहा है,
तो उसकी फीलिंग और नीड को आर्टिकुलेट करके कहने की जरूरत है कि यही चाहते हैं ना आप। इतनी ही तो बात है ना। ये यहाँ तक का स्टेप समझ में आया। जी स्ट्रेटजी भैया। पर हम उसके बाद आएंगे। अगर इतने स्टेप को ही हम पूरा कर लेंगे तो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वंदन भाई माइक ओपन कर दे सकते सभी के लिए, स्ट्रेटजी पर हम बाद में आएंगे। इतने पर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हम बात कर सकते। और ये समझना जरूरी है कि आपको भले ये बहुत सिंपल लग रहा हो, लेकिन अब इतने के साथ तो मैं कहूंगा कि 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपनी तो 100 सॉल्व होगी, अगले की 99 सॉल्व होगी। जिसका मतलब है कि अपना फीलिंग कांस्टेंट ठीक बना रहेगा और अगले का भी 99% इरिटेशन कम हो जाएगा। एक ही परसेंट बचता है। हमको लगता है कि प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेटजी नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जर्वेशन की जगह पर हम जजमेंट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, अनजाने में ही सही। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी फीलिंग और नीड को प्रॉपरली नहीं बता के अगले को एक पजल सॉल्व करने देते हैं, जो उससे जिंदगी भर में नहीं हो पाता। प्रॉब्लम यह है कि अगला जब इरिटेशन, एंगर, रिएक्शन में प्रस्तुत होता है तो हम उसको फिल्टर करके नहीं सुन के, उसका नीड और फीलिंग को नहीं बता के कचरा सुन लेते हैं और उसी कचरे को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो चर्चा शुरू होती है चाय में चीनी कम होने से, वो खत्म होती है जाके खानदान के ऊपर ब्लेम करने से। तो हमको ये पकड़ना जरूरी है कि प्रॉब्लम यहाँ खड़ी है। और इस पर कोई भी प्रश्न हो तो सभी के माइक एक बार वो कर दिए जाएं, जिनको भी पूछना हो वो पूछ सकते। और मैं फिर से बता दूं कि बिना प्रैक्टिस के ठीक नहीं होने वाला है। आप सोचेंगे कि कंसेप्चुअली ठीक हो जाए, पॉसिबल नहीं है। माइक ऑन है, माइक ऑन है। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं जयपुर से सुधीर बोल रहा हूँ। जी जी नमस्ते। भैया प्रणाम। इसमें है ना प्रणाम। दो चीज और समझ में आती है। एक तो कम्युनिकेशन करने की इच्छा होना, और एक आपका या अगले का? दोनों का। और दूसरे में कम्युनिकेशन होने की इच्छा जागृत करना। उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारा कम्युनिकेशन हो, है ना, मेरी इच्छा है कि एक जी कम्युनिकेशन हो, ये मेरी जी नीड है। लेकिन जी। उसकी अगर इच्छा ना हो तो क्या करेंगे? वही देखिए, अपनी नीड को हमने एक बार प्लेस कर दिया ना, तो उतना रोल से बातें पूरी हो जाती हैं। अब अगर अगला नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसके दो तीन कारण होंगे। या तो हमारे बोलने का तरीका ठीक नहीं होता है, हमको लगता है कि हम अपना फीलिंग और नीड प्लेस कर रहे हैं, बेसिकली हम ब्लेम कर रहे होते हैं। मैं बार बार प्रैक्टिस पर इसलिए जोर दे रहा हूं छोटे ग्रुप में कि अपनी गलती हमको पता ही नहीं चलती है, पता ही नहीं चलती है। तो एक कारण तो ये होता। दूसरा कारण ये होता कि अगला हमसे इतना अधिक घायल है कि उसको भरोसा नहीं होता हमारी बात के ऊपर। अगर ये सिचुएशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक अपनी फीलिंग और नीड को प्लेस करने की सलीके से बात जरूरत करने की होती। जरूरत है। जी। जी। बट मैं बार बार कहूंगा, छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस के बिना अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ठीक हो गया है, हम्म। मैं बहुत ब्लंटली कहने को तैयार हूं कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। उसका ये पूछने के दौरान ही समझ में आ रहा था इसको, कि है ना, इसको कैसे करना है। और लगातार करते रहो, कोशिश करते रहो। अगर आप करना ही चाहते हो तो कोशिश करते रहो, कभी ना कभी सफलता मिल ही जाएगी। उस तरह से भी है ना भैया? वही तो हमारा इसमें बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है कि एक दो लोग ऐसे आइडेंटिफाई करिए जिनके साथ आप खुल करके अपनी सारी बात रह कर सके। फिर जिस व्यक्ति के साथ आप ये डायलॉग ओपन करने जा रहे हैं वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली बोलिए सामने वाले को। वो बता देगा कि उसमें ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट और ब्लेम है। बिल्कुल वो ठीक है। बता देगा कि आप अपनी फीलिंग और नीड बता रहे हैं, रिक्वेस्ट बता रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं। वो या बता देगा बहुत आसानी से। जी, जी। या ब्लेम ही कर रहे हैं सिर्फ? जी। एग्जैक्टली exactly। और जी। उसको आप ठीक करके बोलने का अभ्यास वही करेंगे तो 5 बार की प्रैक्टिस के बाद ही ठीक होता। भैया मैं तो आंखों देखा भोपाल का बता रहा हूँ, 20 ग्रुप का, जी भैया। छोटे छोटे 20 ग्रुप बने थे। हम्म। हर बार हम बोलना शुरू करते हैं, ये बोलने की बात नहीं है, ये थॉट पैटर्न को चेंज करने की बात है। तो जब तक उसको छोटे ग्रुप में 10 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ब्लॉक होता ही रहेगा। और देखिए, ब्लॉक कम्युनिकेशन को आप ओपन करने जाते 10 चांस नहीं मिलेगा आपको।
जी भैया। 2 बार, 1 बार, 3 बार आप खराब करेंगे तो उतना प्रॉब्लम आपका बढ़ता चला जाएगा। हम्म। जी जी। हमने भीलवाड़ा में एनवाईसी की प्रैक्टिस की थी भैया, आपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट के हमसे एनवीसी की, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की, और छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट के आपने प्रैक्टिस कर, उसके बाद हमको बड़ा फायदा हुआ था उस चीज से। कम से कम उसको 1 महीना रेगुलर करने की जरूरत है भैया, 3-4 लोगों के साथ। जी भैया, जी भैया। उसके पहले मैंने तो किसी का ठीक होते नहीं देखा, ना अपना ना दूसरे का। जी, धन्यवाद भैया। जी जी। और मैं बहुत क्लियरली, देखिए, जो हमको लगता है मैं बता दे रहा हूँ। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि उसमें से किसी भी चीज को बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। बढ़िया। और किन्हीं का कोई वो हो तो बता सकते। जी प्रफुल्ल भाई, आप बात रख सकते हैं, आपके पास माइक है ही। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। अ, इसमें जैसे हम लोग सिर्फ वो सेंटेंस फॉर्मेशन की बात नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो कि थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए, तो मैं जिस भाव से रख रहा हूँ वो भाव भी सामने वाले को पकड़ता है, भले ही मैं अपना नीड रख रहा हूँ और सामने वाले को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मतलब मेरे साथ ऐसा काफी बार होता है कि ठीक है अंदर उथल पुथल है पर मैं फिर भी एनवीसी में बोल रहा हूँ, और सेंटेंस फॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन, नीड और रिक्वेस्ट ये फॉर्मेट में है, बट वो अगर सामने वाले को फिर भी लग रहा है कि मैं ब्लेम ही कर रहा हूँ जबकि मैं अपनी नीड रख रहा हूँ, तो उसका सोल्यूशन प्रैक्टिस ही है फिर, और कुछ मतलब दो और कोई प्रैक्टिस तरीका उसमें है? चाहिए, 2 प्रैक्टिस उसमें चाहिए। जो पहला ही स्टेप मैं कह रहा हूँ, फिल्टर करके आप नीड सुनने के बदले 10 कचरा और सुन रहे हैं, इसीलिए आप अंदर रिएक्शन में जा रहे हैं। आप अगले की नीड सुनने के साथ साथ सारा कचरा भी सुन रहे हैं, इसीलिए अपने अंदर रिएक्शन पैदा हो रहा है। नीड का सुनना रिएक्शन पैदा नहीं करता है, कचरे का सुनना रिएक्शन पैदा करता है। अगर वो ये कहता है कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, और उसको आप सिर्फ इतना सुनेंगे कि कल शाम दूध लाना था जो मिस हो गया, तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप उसको ये पूरा स्टेटमेंट सुन लेंगे कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, इसको लिटरली सुन लेंगे, तो अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा कि देखो यार, दिन में 20 काम किए, उसको तो रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ये एक काम की शिकायत कर रहा है। और अपना कौन सा याद रखता है ये, हमने तो 10 काम कहे, उसमें से तो 2 भी नहीं करता ये, हमारा तो 20 में से 1 मिस हुआ। ये जो अंदर सारा शुरू हो रहा है, ये शुरू इसलिए हो रहा है कि हम नीड के साथ साथ कचरे को भी सुन रहे हैं। तो एक जगह है उसको ठीक करने का ये अभ्यास कि नीड सुना जाए, कचरे को बाहर छोड़ा जाए। रैपर सहित आइसक्रीम खाने के बदले रैपर को बाहर उतारा जाए। डब्बा सहित पिज्जा खाने के बदले डब्बा को बाहर छोड़ा जाए। और दूसरा तरीका इसका है, जो मैं फंडामेंटल प्रैक्टिस कह रहा हूं, कि अस्तित्व की ये मूलभूत वास्तविकता कि अगला मानव भी सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, और गलतियां नासमझी बस योग्यता के अभाव में हम दोनों से होती है। इस मूलभूत सत्य पर ध्यान रखने से हमारा भाव स्नेह का बना रहता है अगले के प्रति। ये 2 तरीका है। ऊपर एग्जिस्टेंशियल रियलिटी पर ध्यान बनाए रखने से भाव ठीक रहता है, और सुनते समय बाकी कचरे को फिल्टर करके नीड सुनने से भाव ठीक रहता है। ये 2 प्रैक्टिसेस को जितना जितना करेंगे उतना उतना ये भाव ठीक रहेगा। उसको बाईपास करेंगे या नॉर्मल मानेंगे तो चूक होती रहेगी। और पहली प्रैक्टिस, नीड को सुनने का प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप डिस्कशन के अलावा, रोल प्ले के अलावा, मुझे कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन अभी तक नहीं दिखा है। और एग्जिस्टेंशियल रियलिटी पर ध्यान बनाए रखने के लिए तो मैं 4-5 प्रैक्टिसेस कहता हूं, जो मैं अभी दोहरा ही देता हूं। मुझे किसी और क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में उसको कहना था, पर आप ही के इसमें कह लेता हूं कि सुबह उठने के समय से हम इस निर्णय के साथ शुरू करें कि इस एग्जिस्टेंशियल रियलिटी पर ध्यान बना के रखेंगे कि अगला मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है। गलतियां नासमझी बस योग्यता के अभाव में हम दोनों से होती हैं। और इसके साथ अगर पूछेंगे तो मैं एक होमवर्क और देता हूं कि अगले ने जो जो ठीक नहीं किया है आपके साथ, वो पूरी लिस्ट बना लीजिए। जब लगे कि मन भर गया है लिख करके, अब और नहीं दिखाई दे रहा,
उसी आदमी ने अच्छा क्या क्या किया है आपके साथ, उसकी भी एक लिस्ट बना के देखिए। और ये अच्छे वाली लिस्ट अगर लंबी दिखाई देने लगे तो उसको भी स्मरण में रखा जाए कि उसने क्या क्या ठीक किया है हमारे साथ। क्योंकि जो अगले ने ठीक नहीं किया है वो तो सब स्मरण में हमारे रह जाता है, लेकिन जो अगला ठीक किया होता है वो स्मरण में नहीं रहता है। तो उसको ठीक करने का काम कर लिया जाए। इतना अभ्यास चाहिए, सुबह उठते के साथ हम उसको शुरू कर सकें। हर घंटे 5 मिनट का पॉज लेकर के जहां कहीं भी ध्यान स्लिप हो गया हो उसको इस बात पर फिर लौटा के ला सकें कि हर मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। गलतियां नासमझी बस योग्यता के अभाव में हम दोनों से होती है, और सामान्य रूप से अगले का किया हुआ भाग को हम स्मरण में ला सके। किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो सामान्य परिस्थिति से इस अभ्यास को जितना करेंगे, नॉर्मल सिचुएशन में इस अभ्यास को जितना करेंगे, कठिन परिस्थितियों में भी इसके ध्यान रहने की संभावना उतनी ज्यादा है। गलती हमसे ये होती है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी हम इसको स्लिप किए रहते हैं, लेकिन वहां तकलीफ नहीं होती क्योंकि अगला कुछ खराब कर नहीं रहा है हमारे साथ। एब नॉर्मल या कठिन सिचुएशन जैसे ही आता है, ये स्लिप माइंडसेट से हम उसमें घुसते हैं तो अगले का कचरा सुन करके हम रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ये फिल्टर करने की जरूरत है, इस फिल्ट्रेशन का कोई विकल्प नहीं है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर के मूल सच्चाई पर ध्यान देने के काम को किया जाए। ऐसे ही रात को सोते समय इस मूल सच्चाई पर ध्यान रख के सोया जाए। किसी कठिन परिस्थिति में हम अगर जा रहे हैं उनसे बात करने, जहां हमको लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, उसके पहले 5 मिनट का पॉज लेकर के इस मूलभूत सच्चाई पर ध्यान अगले के लिए बना करके जाएं। गलतियां नासमझी बस होती हैं, हम दोनों से इसको देख के जाएं और अगले का शुभ और सही वाले पक्ष पर ध्यान को बनाए रखने का काम करें। और मन बना के जाएं कि फिल्टर करके सिर्फ नीड सुनेंगे, ना कि कचरा सुनेंगे। और जब लगे कि कचरा आना शुरू हो गया है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, टाइम आउट ले लें, ब्रेक ले लें, रिक्वेस्ट कर लें कि कल बात करेंगे। क्यों अपना मन और मुंह दोनों खराब किया जाए जी। ये पकड़ में आया प्रफुल्ल जी भैया? भैया, जी भैया, जी भैया। मतलब मैं पहले सिर्फ वो एनवीसी के मेथड पे फोकस कर रहा था, पर उसके पीछे ये सब भी करना है साथ में, नहीं तो वो इफेक्टिव नहीं होता। मतलब मैं ट्राई किया था वो, तो पहले तो भाव की स्थिरता और मूलभूत वास्तविकता का होश, और उसके बाद फिर अपना नीड और सामने वाले का नीड, वो सब आर्टिकुलेशन। वो भी, और उसमें फिल्टर करके सिर्फ नीड पर फोकस्ड रहना, ना कि कचरे पर। हाँ जी हम जी, कचरे पर बिल्कुल फोकस बिल्कुल। दें, कचरा अंदर आ गया फिर हम अपना नीड और फीलिंग बताते रहें जी। बिल्कुल। जी जी। बढ़िया भैया, भ- धन्यवाद। भैया जी दीदी। भैया प्रणाम, रचना बोल रही हूँ प्रणाम जयपुर जी। से। जी जी। भैया इसके अंदर मुझे एक जगह अपने लिए थोड़ी एक परेशानी महसूस हो रही है। इसमें मैं जिनके प्रति मेरा एक सहज अपनापन मैं महसूस करती हूँ ना, या एक अनुकूलता महसूस करती हूँ, वहां तो मेरे को इस प्रैक्टिस को करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहां मेरी थोड़ी सी भी प्रतिकूलता है या विरोध का भाव है, वहां पर मैं थोड़ा सिलेक्टिव हो जाती हूँ इन सब चीजों को मैं कुछ करने में। उसको मैं मतलब कैसे डील करूं कि ये मेरे अंदर से अपनेपन के भाव वाले लोगों के साथ और विरोध वाले भाव के साथ में, मतलब मैं दोनों के साथ में समान रूप से प्रेजेंट हो आपने सकूं। आपने भीलवाड़ा वाली या बीजापुर वाली रिकॉर्डिंग सुनी है क्या दीदी, अभ्यास सत्र की? भैया रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, पर मैं भीलवाड़ा वाले सत्र में थी ही सही। रिकॉर्डिंग दोबारा वहां से सुनी नहीं मैंने, वहां से आने के उसमें बाद। से उसमें से पलट के ये देखने की जरूरत है कि अगर किसी के प्रति हमारा विरोध का भाव ही पैदा हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ये विरोध का भाव दो में से एक कारण से पैदा हो रहा है। या जी। तो अस्तित्व सहज वास्तविकता से मेरा ध्यान स्लिप हो रहा है, या हम्म। अस्तित्व सहज वास्तविकता पर मेरा भरोसा ही नहीं है। भैया ध्यान स्लिप होता है, भरोसा तो है, पर ध्यान तो अक्सर ही स्लिप होता है। ये तो हमेशा ही दिखाई देता है, जहां पर भी जब भी विरोध की स्थिति बनती है, या कि किसी व्यक्ति से एक मतलब ये बना हुआ ही है कि उससे विरोध मेरा कम नहीं हो रहा है,
तो वो तो दिखता ही है कि वो उससे स्लिप हुआ है ध्यान। देखिए, विरोध कम नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो कम्युनिकेशन में जाने के बदले पहले बैठ करके उसको अपने अंदर रिजॉल्व करने की जरूरत है कि क्या मैं सचमुच उस व्यक्ति के लिए ये मानता हूं कि वो मेरा शुभ चाहता है। क्या हम्म मैं सचमुच उस व्यक्ति के लिए ये मानता हूं कि उसका अच्छाई वाला भाग अधिक है, कमी वाला भाग कम है। क्या मैं सचमुच उस व्यक्ति के लिए ये बात मानता हूं कि गलतियां ना समझी बस होती हैं। ये सवाल अपने से पूछने की जरूरत है कम्युनिकेशन में जाने के बदले। हम्म और इसका जो ईमानदारी से उत्तर आएगा ना, वो आपको रिजॉल्व कर पाएगा। हम्म नहीं भैया, ये बाकी वाली ये जी सॉरी। ये सारी भी प्रैक्टिस भी कर ली। मतलब ये सारे क्वेश्चंस के जवाब यही आते हैं कि हाँ, मतलब ये वाली जगह में अभ्यास की जरूरत है। ये नेगेटिव में जवाब आता है मेरे पास में कि नहीं, मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं तो शुभ ही चाहती हूँ हर एक का। लेकिन जिस एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यदि विरोध का भाव बना हुआ है, तो ये लगता है कि नहीं, वो मेरा शुभ नहीं चाहता है, ऐसे है। देखिए, उसका उपाय तो यही है कि भीलवाड़ा वाले सेशन में अंजू दी ने यही सवाल पूछा था, जिसके रिस्पॉन्स में हमने 2 सेशन लगाए हैं। हम्म प्रोबेबली डे 6 का है वो। कभी हम्म उसको दोबारा निकाल करके एक बार देखा जाए, जी 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 भैया। जी भैया। उससे वो निष्कर्ष चेंज होगा। हम्म। फिर भी नहीं हो तो आप नेक्स्ट टाइम पूछिएगा, मैं उसको यही रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जी भैया। बट एक बार उसको देखिएगा तो हो सकता है उसी से रिजॉल्व हो जाए आपका, ओके भैया जी। क्योंकि वो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का नहीं है अब। हम्म। जी जी जी। जी भैया जी, धन्यवाद भैया। जी, पूर्वी दीदी जी का हैंड रेस था काफी टाइम से। दीदी आपका कोई भैया प्रश्न? उस पर आता हूँ, उसके पहले सौरभ का एक प्रश्न आया हुआ है जिसको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जी भैया। देखिए, जब अगला आवेशित स्थिति में है तो अपनी नीड प्लेस करने का बहुत मतलब नहीं बनता है। वहां पहला स्टेटमेंट जरूरी है अगले के फीलिंग और नीड को बताना, ना कि अपनी नीड और फीलिंग को। उसके नीड और फीलिंग को जब हम आर्टिकुलेट करते हैं तो अगले को भरोसा होता है कि उसकी बात पहुंच गई है। वहां से उसका आवेश थोड़ा नॉर्मल होना शुरू होता है। और जब उसका आवेश थोड़ा नॉर्मल हो, तब अपनी नीड और फीलिंग को बताने से बात शुरू की जा सकती है। उसके पहले पॉसिबिलिटी नहीं है जी। अपनी नीड और फीलिंग को बताने का काम तब हो सकता है जब अगला नॉर्मल स्टेट में हो और हम कहीं ना कहीं अंदर दबे हुए हों लंबे समय से। जी जी। बढ़िया, पूर्वी दी या जिनका भी और हो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वंदन भैया, जी दीदी। आई थिंक तारा रानी का भी हाथ उठा हुआ है। उनसे मेरा एक क्वेश्चन तो है ना, वो एनवीसी के रिलेटेड नहीं है। अच्छा। तो तारा रानी का भी हाथ अभी है रेज, तो उनसे क्वेश्चन किया जाए, ऐसा मुझे लग रहा ठीक। है। ठीक है दीदी, ठीक। जी तारा दीदी जी, आपके पास भी माइक है, आप बात कर सकते हैं। जी भैया जी। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मेरा कोई अपना है, उसके माइंड में किसी ने बिल्कुल ऐसे बैठा दिया मेरे प्रति कुछ ऐसा गलत कि उसने ऐसा किया है, और वो उनका कहना है कि 3-4 लोगों के पास गए और 3-4 लोगों ने उनको ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने ही किया है, जबकि मुझे मालूम है कि वो मैंने नहीं किया। और इस गलतफहमी की वजह से सामने वाला बात करना नहीं चाहता, बट मेरी तो नीड है, क्योंकि मेरा अपना है, मैं उसके साथ संबंध रखना चाहती हूँ। और वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने वो नहीं किया। वो मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। थर्ड पर्सन जिसने जो बोला, तो मैंने ये भी रखा कि जिसने बोला उसको मेरे सामने कराओ, बट वो कहते नहीं, वो सामने आपसे बात नहीं करेंगे, बट उन्होंने बोला और हमें विश्वास है। तो उसको क्या किया जाए भैया? 2-3 चीजें मैं कहूंगा। ये जो जी आप दे रहे हैं वो जस्टिफिकेशन है, पहले इसको पकड़ा जाए। चूक कैसे होती रहती है उसको देखिए। आप जितनी बातें भी बताएंगे ना उनको, वो हम्म सब बेसिकली आप अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। और उस जी जस्टिफिकेशन को जितना भी आप दीजिए, अगले तक पहुंचना कुछ भी नहीं। जी तो क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में? एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहला काम तो ये जरूरी है कि हम फिल्टर करके उसके नीड और फीलिंग को सुन सकें। तो बेसिकली वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे तुमसे संवाद की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मुझे बेहतर जो है
ध्यान की या संवाद की या सहयोग की अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हुई। ये बात पकड़ में आती कि उन्होंने तो अगला मुझे अगर ये कह रहा है कि मैं बात नहीं करना चाहता हूं या मुझे भरोसा नहीं है आप पे, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि मैं बात नहीं करना चाहता हूं, वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे भरोसा नहीं है, वो ये कह रहा है कि मुझे आपसे बेहतर सहयोग की अपेक्षा थी जो हमारी पूरी नहीं हुई। नहीं, उन्होंने जब भी सहयोग मांगा हमेशा सहयोग भी किया गया। दीदी, तो आप किन बातों को लेके कह रहे हैं कि उनको किसी ने कह दिया, अगले ने जो 10 बातें कही वो स्टेटमेंट क्या है? अब आप रिपीट करिए तो हम बता देते कि मैं क्या ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे ना समाज में एक कि आपके ऊपर उसने जादू टोना कर दिया, ये वाली वही, बात। एग्जैक्टली तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जब भी कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मुझे आपसे जादू टोना की अपेक्षा नहीं बल्कि सहयोग की अपेक्षा थी। मैं इसी को स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। कि जादू टोना का मतलब क्या हुआ? नुकसान पहुंचाना ना। हाँ जी। तो निगेटिव भाषा में कहेंगे तो वो कह रहे हैं कि मेरी आपसे ये अपेक्षा थी कि आप हमारा नुकसान न पहुंचाएं। पॉजिटिव भाषा में कहेंगे तो मेरी ये अपेक्षा थी कि आप हमारा सहयोग करें। हम्म। नीड को पॉजिटिव लैंग्वेज में पहचानना जरूरी है, ना कि निगेटिव लैंग्वेज में। जी। ये आर्टिकुलेशन पकड़ में आया? तो जी। हमको हर बार अगले के कहने में इतना ही सुनाई देता है कि उनको बेहतर सहयोग की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अगर मैं कुछ भी और सुन रहा हूं तो मैं कचरे को अपने अंदर ला रहा हूं। ये फर्स्ट स्टेप पकड़ में आया? भैया ठीक से तो नहीं पकड़ में आया। हाँ, तो अब इसको छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस की जरूरत है। किसी को पकड़ में आया पूरे उसमें कि किसी को भी नहीं आया? कोई 2-4 लोग बता दें तो मैं या तो रिपीट करूंगा या बाईपास करूंगा, ये मान के कि आप लोग आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। आया ना भैया पकड़ में? बढ़िया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार और आराम से इसको सोचिएगा। देखिए, छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, कोई विकल्प नहीं। एकदम सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ कि अगला अगर कह रहा है मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, अगला अगर कह रहा है कि मुझे तुमसे भरोसा नहीं है, ये सब का मतलब सिर्फ एक, वो कह रहा है कि मुझे पास्ट में आपसे बेहतर सहयोग की अपेक्षा थी, ना कि नुकसान पहुंचाने की। ये दूसरा पार्ट भी मैं आपके सहयोग के लिए बोल दे रहा हूं, अन्यथा चाहिए तो पहला ही सिर्फ कि मुझे आपसे बेहतर सहयोग की अपेक्षा थी जिसके पूरा नहीं होने से मैं परेशान हुआ। इतना ही सुनने की जरूरत है, बाकी सारा जो हम कचरा सुन लेते हैं वो हमारी स्थिति को बिगाड़ देता है। फिर क्या है कि जब हम अपनी बात बताने जाते हैं, हमको एक पहली जरूरत यह है समझने की, जो मैं बार बार कहता हूं कि अगला सांप से डर रहा हो या रस्सी को सांप मान के डर रहा हो, भय बराबर होता है। तो गलती आपने की हो या उसके मन में बैठ गया हो, दोनों ही स्थिति में उसका दुख बराबर है। उस दुख को महसूस करने की जरूरत है, इम्पैथी की जरूरत है वहां पर। और आप में से जिनको भी थोड़ा आइडिया हो तो ग्रुप में इम्पैथी पर भी थोड़ा समझ सकते कि अगले के दुख को महसूस करना इम्पैथी है। और महसूस करने का मतलब होता है कि सचमुच हम अगला दुख से बाहर निकल सके उसके लिए प्रयास करते हैं। अभी जो हम प्रयास करते हैं ना, वो हमारा इमेज ठीक हो जाए अगले के मानस में, हम उसके लिए प्रयास कर रहे होते हैं, ना कि अगला दुख से बाहर निकल जाए उसके लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं। इम्पैथी वो जगह है जहां अगले के दुख को हम महसूस कर सकें और उसको दुख से बाहर निकलने के लिए उसी तरह से प्रयास कर सकें जैसा हम अपने दुख से बाहर निकलने के लिए करते हैं। अभी हम जो सारा जस्टिफिकेशन देने जाते हैं उसमें इम्पैथी नहीं जाती, क्योंकि वो हर तरह से अपना इमेज ठीक करने के पर्सपेक्टिव से बोला हुआ स्टेटमेंट होता है। अगर ये दो बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो फिर बोलना आपकी जरूरत नहीं रह जाएगी। आप एक नेचुरल नॉर्मल स्टेट में रहते हुए अगले को रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में रहेंगे। और इस प्रक्रिया में ये पॉसिबल है कि अगला समय ले अपने ओपिनियन को बदलने में।
क्योंकि अगर उसके अंदर 4 लोगों ने कुछ कहा है और उसके अंदर बैठ गया है, तो वो एक दिन में नहीं बदलेगा, आप कितना भी जस्टिफिकेशन दें। वो बदलेगा 2 जगह से। एक तो कुछ और लोग अगर उसको अदरवाइज फीडबैक दे सकें, अदरवाइज का मतलब जो आपको लगता है ठीक ठीक, उसको कुछ और लोग बता सकें जिन पर उनका भरोसा हो, तो उससे बदल सकता है। या दूसरा बदल सकता है, हमारे कार्य व्यवहार से जो हम अगले को सहयोग करते रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उससे अगला बदलता है। पर यह समझना जरूरी है कि अगला बदलेगा तभी हम आराम में आएंगे, ऐसा नहीं है। हम अगले की नीड को प्रॉपरली सुन के, कचरे को साइड करके हम सुनने का काम अगर कर पाते हैं, और अगले आदमी के लिए भी ये देख पाते हैं कि वो हमसे संवाद नहीं करता हुआ व्यक्ति भी मूल में हमारा शुभ चाहता है, इस बात को अगर हम पकड़ पाते हैं, तो हमारा भाव ठीक बना रहता है। फिर हम जो डायलॉग करने जाते हैं वो अगले के दुख से बाहर निकलने के अर्थ में होता है, ना कि अपने को जस्टिफाई करने के अर्थ में। पर इसको आराम से किसी छोटे ग्रुप में डिस्कस करने का काम करिएगा, तो और थोड़ी क्लैरिटी बनेगी दी। जी भैया, भैया बहुत शुक्रिया, काफी नमस्ते। कुछ लर्न है भैया। जी जी। हाँ तो भैया यहाँ पर मेरी मेरी तरफ से गलती और अगले की तरफ से गलतफहमी, दोनों की स्थिति एक ही है। या तो मेरे से गलती हुई है या अगले को गलतफहमी हुई है। दोनों स्थिति में अगले को दुख एक जैसा होगा, यही कह रहा हूँ जी। दुख एक जैसा हो गया। वो जो आप सांप का और रस्सी का जो उदाहरण दे रहे हो, वो मेरे से गलती हुई है या अगले को गलतफहमी हुई है, दोनों ही स्थितियों में अगले की एक ही स्थिति है। जी 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 जी। मिल गया। तो अब उसको उसको दूर करने के लिए मैं प्रयास करूं। अगर मेरी गलती है तो मैं उसको स्वीकारूं और अगले को भी मेरी आवश्यकता महसूस करवाऊं। ऐसा जी, मेरी अगर नीड। अपनी गलती है तब तो उसको स्वीकार लेने भर से ही अगले का बहुत आराम मिल जाता है। और जी उसकी भैया। स्ट्रेटजी और तरीके पर नेक्स्ट और टाइम बात कर देता हूँ। ये स्ट्रेटजी के डिटेलिंग पर नेक्स्ट टाइम आता हूँ। हाँ अभी के लिए तो मैं सिंपल स्ट्रेटजी कहूंगा कि एक बार हमको अगले की नीड पकड़ में आ जाती है और अपनी नीड पकड़ में आ जाती है, तो हम एकदम सिंपल क्वेश्चन प्लेस करें कि ये आपकी नीड और मेरी नीड, ये दोनों कैसे पूरी होगी, इस स्ट्रेटजी को अगले से पूछा जाए। अपनी नीड का जी हमको पहले से पता है, अगले की नीड को हमने पकड़ लिया, तो सिंपल एक रिक्वेस्ट प्लेस करने की जरूरत है कि मेरी ये नीड है, आपकी ये नीड है, ये दोनों कैसे पूरा हो सकता है, उसके उपाय आप बता सकते क्या, आप बताना चाहेंगे क्या, उसमें मैं आपका सहयोग चाहता हूं। इस तरह के स्टेटमेंट को जाने की जरूरत है। पर स्ट्रेटजी की डिटेलिंग नेक्स्ट हाँ। टाइम तो करते ये हैं, क्योंकि इस बार 5 ही मिनट बचा है अभी, तो वो जी चैप्टर भैया। नहीं ओपन करता हूँ। जी 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 भैया। हाँ, श्याम भैया, एक प्रश्न मुझे है, मैं पूछ सकती हूँ अभी? जी जी बिल्कुल। इसी से जी। रिलेटेड है या अन्य है? हाँ हाँ, नहीं, एनवीसी से रिलेटेड है, इसीलिए रख रही हूँ मैंने। बताइए। मैंने जो हाँ, मैंने जो ये बात की थी कि मेरी बहन के साथ मैंने ऐसे सोचा कि विरोध का भाव है और मेरी कोई चीज है जो उसको लगता है नहीं रखनी चाहिए तो फेंक देती है, ऐसा मेरा पहले से अनुभव रहा है। लेकिन अभी आपने जो बात की उसके हिसाब से मुझे अभी ये लग रहा है कि शायद उसकी सहयोग की अपेक्षा कहीं ना कहीं मेरे से पूरी नहीं हुई होगी, या तो फिर ऐसा हुआ होगा पहले जब मैं छोटी थी कि मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिला होगा और उसको कम इम्पोर्टेंस मिला होगा। इसकी वजह से भी शायद वो विरोध का भाव उसमें बना होगा, ऐसा अभी मैं देख रही हूँ कहीं पे। या तो मेरी कोई गलती की वजह से भी हुआ हो सकता है, या तो ऐसा मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ होगा, या जो भी, लेकिन कहीं पे तो उसकी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई कि जिसकी वजह से उसको मेरे लिए विरोध का भाव बना हो सकता है, ऐसा अभी मुझे दिख रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि क्लीनिंग के लिए उसको सब साफ चाहिए, व्यवस्थित चाहिए, इसलिए वो सब चीजें जो काम की नहीं होती है तो वो फेंक देती है। लेकिन अभी मुझे उसका ये डीपर वाला ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैं पूछना चाहूंगी, ये सही हो आपको मतलब आपको
ठीक ही लग रहा है दीदी, मुझे सुनते हुए आपको पकड़ में आ गया, एग्जैक्टली आपको ठीक लग रहा है। और इसी से मैं ये बात कहूंगा कि जितना प्रैक्टिस हम करते हैं और सुनते हैं उतना डीपर लेवल पर हमको अगले का नीड पकड़ में आने लगता है। छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है दीदी। जी जी जी, एग्जैक्टली जी। वही नीड है जो पहले पूरा नहीं हुआ है। हम्म। और वो एक तो बार मतलब मैं आर्टिकुलेट हो जाए, वो एक बार आर्टिकुलेट हो जाए तो किसी नॉर्मल स्टेट में अगले से ये डायलॉग करने की जरूरत है कि और आपको वो ये तकलीफ हुई क्योंकि आपकी ये नीड पूरी नहीं हुई। हम्म। अगर उसको प्रॉपरली हम गेस करके बोल पाएंगे, हम्म 2 3 4 राउंड के एफर्ट को पहले हम छोटे ग्रुप में करें और वहां हो जाता है तो जो बेस्ट पॉसिबल समझ में आता है उसको अगर वहां आर्टिकुलेट करेंगे तो हम्म। धीरे से वो कनेक्ट हो जाएगा एक जगह पर। सही है भैया। जी। और फिर अगला जितना भी शिकायत में कहता है वो सबको फिल्टर करके हम सिर्फ नीड सुने। हम्म। ये होश के साथ डायलॉग स्टार्ट करें कि हमको सिर्फ नीड सुनना है। डायलॉग में जाने के पहले वो सारे स्टेटमेंट एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के रिपीट कर लें और मन में ये स्थिर कर लें कि हमको नीड के अलावा कुछ भी नहीं सुनना है, हर स्टेटमेंट में सिर्फ नीड सुनना है। जी भैया। जी दीदी, जी। जी दीदी। ये अर्चना दीदी जी का एक क्वेश्चन है, मैसेज में लिखा हुआ है। है ना, ये सारा जो डिटेल है ना, अब इसके लिए तो सुनना पड़ेगा, गुजरात वाली या भोपाल वाली किसी रिकॉर्डिंग को सुनना पड़ेगा, तभी वो ठीक से पता चलेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं। बोलना हमारी जरूरत है इसलिए बोल रहे हैं, या सुनना अगले की जरूरत है इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि हमको ये दिखना जरूरी है कि अगला अगर किसी के फीडबैक से उलझ गया है तो उसका ये उपाय नहीं है कि हम जस्टिफिकेशन दे दें और उससे वो हल हो जाए। उसका कितना भी प्रयास करेंगे पहुंचना कुछ नहीं है अगले तक। उसका जो बेस्ट तरीका है वो दो ही है, एक ये कि कुछ लोगों से फीडबैक जा सके जो ठीक है वो, दूसरा हमारा कार्य व्यवहार और आचरण अगले को सहयोग देने वाला हो न कि समस्या कारक। तब तक क्या करें, तब तक अपना जो भी नीड है उसको पूरा करना अपनी जिम्मेदारी है, दूसरे पर निर्भरता नहीं है, इस बात को पकड़ा जाए। और अपनी नीड को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को वर्कआउट करने पर काम किया जाए, ना कि अगले से बार बार डिमांड करने पर। डिमांड करने पर, क्योंकि ये जो हम जस्टिफिकेशन देने जा रहे हैं और उसमें अपनी इमेज को ठीक करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिकता ये बन गई है कि अगले में जब ये इमेज ठीक होगा तभी हम आराम में आ पाएंगे। अगर वैसी स्थिति है तो थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है। इस सिचुएशन में उस विधि से सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। स्ट्रेटजी तो यही ढूंढनी पड़ेगी कि अगले में गलतफहमी बने रहते हुए भी हम आराम में कैसे आ सकें और फिर उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए सहयोग कैसे कर सकें। इससे कम योग्यता में यहाँ समाधान नहीं निकल पाएगा। फिर भी अगर निकालना ही चाहते हैं तो भी एक सिंपल स्टेटमेंट में बता सकता हूं जिससे अप्रोच कर सकते, वो ये है कि हमको पीड़ा महसूस होती है क्योंकि मुझे आपसी संवाद की आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही। मुझे तकलीफ होती है, मुझे कठिनाई होती है क्योंकि मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है जो पूरी नहीं हो रही। कहना ही हो तो फिर यही स्टेटमेंट कह लीजिए। अगर इससे रिस्पॉन्स आ जाए तो वेल एंड गुड, इससे रिस्पॉन्स ना आए अगले का तो फिर समझना चाहिए कि अभी थोड़ा और वेट करने की जरूरत है। इस पर रिएक्टिव रिस्पॉन्स भी दे अगला, वेल एंड गुड, उसमें से नीड और फीलिंग को पहचान के आर्टिकुलेट करके बात किया जाए। ये तरीका है उसका मेरे हिसाब से। बट समय हो गया है इसलिए मैं उसको और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। हमारी तरफ से 3 छोटे छोटे रिक्वेस्ट हैं जिसको मैं कर देना चाहता हूँ। एक तो आप जहाँ के भी सेशन में थे उनमें से जिन लोगों के साथ भी आपका कनेक्शन बना हो, ऐसे 2 3 4 लोगों के साथ प्रैक्टिसेस को शुरू करें। बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय नहीं है इसमें आगे बढ़ने का।
जितना रोल प्ले के काम को करेंगे ग्रुप में, उतना ही रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो कम से कम 2-3 लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकें और वीक में 2-3 बार उनके साथ मिल करके डिस्कस कर सकें, आधे घंटे जैसा समय लेकर के, और उसमें प्रैक्टिस करें डिस्कशन से ज़्यादा। डिस्कशन 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, कम से कम 4-6 केसेस की प्रैक्टिसेज हो सके। शुरू में करेंगे तो शायद एक केस में 10 मिनट लगे, तो 25 मिनट में 2 केस आप कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो 5 मिनट में एक केस होने लगेगा। फिर आप 4-5 केस भी कर सकते हैं उतने समय में। उस प्रैक्टिस पर फोकस किया जाए। जिनको लग रहा है कि सुनने पढ़ने के लिए बहुत मटेरियल हो गया है, उसके बोझ में दबे जा रहे हैं, उन सब से हमारा निवेदन है कि जो इन ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी में 2 चीजों को रखें। एक, इसी रिकॉर्डिंग को अगर आवश्यकता हो तो सुनने का, और दूसरा ये प्रैक्टिस 25 मिनट दिन जो है वीक में 3 बार करने का, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। इसके बाद समय बचता हो तो भीलवाड़ा या बीजापुर की रिकॉर्डिंग को सुने। उसमें भी बीजापुर वाला सुन सकते हैं, कम्युनिकेशन की दृष्टि से वो ज्यादा बेहतर है। भोपाल वाला आ जाए तो वो और बेहतर और सिंप्लीफाइड है, पर उसको आने में भी 15 दिन और लगेगा। तो ये दूसरी प्रायोरिटी पर रखा जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी में जरूरत हो तो इस रिकॉर्डिंग को सुनने का और वीक में 3 बार अभ्यास करने का। सेकेंड प्रायोरिटी में बीजापुर की रिकॉर्डिंग को सुनने का। थर्ड प्रायोरिटी में है कि आप यूथ कैंप सुने कि कुछ और सुने कि कुछ और करें, पर प्रायोरिटी ऑर्डर ये सेट किया जाए, अन्यथा हम रॉन्ग प्रायोरिटी से चलेंगे तो जो इफेक्टिव रिजल्ट आने की जरूरत है वो नहीं आएगा। तो ये बात भी मुझे अपनी तरफ से कहनी थी। मैं ऑलरेडी 4 मिनट लेट हो गया हूँ। अगर कुछ अर्जेंट हो तो उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, अन्यथा नेक्स्ट टाइम करते हैं। और एक होमवर्क हमारा नेक्स्ट टाइम के लिए और है कि रियल लाइफ सिचुएशन में जहां जहां हमारे कम्युनिकेशंस ब्लॉक हो जाते हैं या जहां ब्लॉक हैं और हम ओपन करना चाहते हैं, अगली बार उसको आराम से बताइए। अभ्यास ये करने की जरूरत है कि 2 से 3 मिनट में हम अपना सारा केस बता सकें और एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं हम दोनों तरफ से वो बोल सकें, ताकि दिख सके कि स्टेटमेंट में चूक क्या हो रही है। आप ऐसे बताएंगे कि मैंने तो अपना नीड और फीलिंग रखा, तो कोई बात नहीं हो सकती। जब आप स्टेटमेंट बताएंगे तब पता चलता है कि आप नीड और फीलिंग रख रहे थे कि कुछ और कर रहे थे। तो अगली बार जिनको भी अपने रियल लाइफ केसेस पर बात करनी हो, आराम से उसको लाया जाए। 2 मिनट में उसका बैकग्राउंड बताया जाए, 2 मिनट में दोनों तरफ के 3-4 स्टेटमेंट बता दिए जाएं। उतने में उसको जो है रिस्पॉन्स मैं कर सकता हूं कि क्या चूक है और कैसे ठीक हो सकता है। एक बार ये हो जाए तब हम स्ट्रेटजी वर्कआउट करने पर आएंगे कि कितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और उसमें किस किस तरह से हम स्ट्रेटजी का काम कर सकते हैं। बट मेरा अपना सोचना तो यह है कि अगर ये पहले 3 काम को हम ठीक से करते हैं, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग और नीड वाली जगह पर काम करने का, और एग्जिस्टेंशियल रियलिटी पर ध्यान बना के भाव को ठीक रखने का, और फिल्टर करके नीड को सुनने का, बहुत सारे केसेस में आप स्ट्रेटजी खुद ही निकाल लेंगे। बट जहां भी नहीं निकाल पाएंगे, ऑफ कोर्स हम मिलकर के प्रयास करेंगे। तो मेरी बात पूरी हो गई। कुछ भी अर्जेंट हो तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अन्यथा वंदन, आई एम डन। जी भैया, धन्यवाद। माइक माइक ओपन कर दे सकते सभी का। सुनील भैया का एक हैंड रेज था, वंदन भाई। हाँ, माइक सभी नहीं, ठीक का। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी टाइम हो गया, अगली बार मजा आ रहा है। ठीक है। जी, तो बीजापुर स्पीड ज्यादा तो नहीं है सुनील भैया? नहीं, नहीं, स्पीड ठीक है। मैं भी अभ्यास कर रहा था तो मैंने देखा कि वास्तव में जब भी सामने वाले को सुनते समय अगर मान लो थोड़ा सा भी कचरा फिल्टर नहीं हुआ तो जो अंदर भाव बिगड़ता है, तो वो मैं शब्द नहीं ला पा रहा था। अब बड़ा प्रिसाइज शब्द कहाँ मिले थे, संतुलन बिगड़ जाता है। फिर थोड़ा टाइम फिर आसान नहीं होता, इसलिए इसको छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और मुझे लग गया इसके अलावा कोई इसका भी विकल्प नहीं है। ये एनवीसी भी विकल्पहीन है, ये इसको भी करना ही पड़ेगा। भाव के ये साथ विचार, विचार के साथ फिर ये जो संवाद है,
अगर इसको ठीक करना है तो ये भी करना पड़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। जिंदगी का ये दौर है जिसमें 59 में भी अभी लग रहा है यार कभी तो कुछ आता नहीं, बस सीखना है, करेंगे इसको। बस ठीक है, अब छोटे ग्रुप का मैं सोचता हूँ, कुछ लोग हम बैठेंगे, अभिलाष, हम आदित्य वगैरह, हम सब बैठेंगे, दो करेंगे इसको। रिक्वेस्ट मेरा और है, जिनको भी ये स्पीड ज्यादा लग रहा हो तो मैं कई बार ये भी मानता हूँ कि रिकॉर्डिंग अगले दिन अपलोड हो जाती है, आप आराम से सुन सकते हैं इसको। और जिनका बैकग्राउंड नहीं हो उनसे मेरा निवेदन है कि बीजापुर वाले वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग को सुन लें। थैंक यू। जी भैया, तो ये वाली रिकॉर्डिंग भी कल अपलोड हो जाएगी, और बीजापुर का जो एनवीसी वाला सेशन है संयोग से वो भी कल ही आ रहा है, तो कल दोपहर तक उसका भी लिंक ग्रुप में डाल देंगे। तो बीजापुर का एनवीसी वाला सेशन भी कल ही आएगा। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन ना हो तो हम लोग यहाँ रोक सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार को हम लोग फिर मिलेंगे इसी लिंक से। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, धन्यवाद। जी नमस्ते। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद सभी को भैया, नमस्ते। नमस्ते सबको भैया, धन्यवाद। नमस्ते। सभी को नमस्ते। धन्यवाद।